हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का वन ऑफ दी जहरीला वाला, भयंकर जहरीला वाला थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ठीक है, जहां पर भैया हमारे ये जो वो वन पीस के एनीमे पे आता है ना, कौन, फायर फीस्ट एस, तो ये वाली कहानी आ जाती है क्योंकि चैप्टर पूरा का पूरा हीट और उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेसेस होती हैं उस पर डिपेंड करता है। ये चैप्टर पूरे के पूरे एंटायर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही नाक में दम करके बैठा हुआ है। परंतु टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राहुल गुरुंग सर से अगर आप यहां पर पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, हर एक साइन कन्वेंशन के साथ में। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना यहां पे, वो साइन कन्वेंशन ही होती है, भैया ये प्लस वो माइनस फलाना डिकाना, वो चीजें होती हैं। ठीक है जी, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मो का मतलब होता है हीट, और यहां डायनेमिक्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है भाई साहब, तो जब कभी भी हीट का ट्रांसफर होता है या उससे रिलेटेड कोई भी फिनोमिनन जनरेट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। परंतु सवाल आता है कि वाई, क्यों थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ती है टू चेक रिएक्शन फिजिबिलिटी। ठीक है, यहां पर क्या होता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है। परंतु अगर मैं बात करता हूं फिजिबिलिटी में आप चेक करते क्या हो, तो व्हाट, क्या चेक करते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो भी इसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसे क्या किया जाता है, यहां पर चेक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना रे भाई, क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स में हीट के ट्रांसफर को पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। और क्यों या बोला जाता है व्हाट, कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को यहां पर चेक करते हैं। परंतु सवाल उठता है हाउ, कैसे, तो यहां पर आता है बाय वेरियस लॉज। भैया जी बहुत सारे ऐसे अलग अलग लॉज होते हैं जिससे क्या किया जाता है, यहां पर इसे चेक किया जाता है। तो जरा मैं यहां लिख देता हूं बाय वेरियस लॉज। ठीक है, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भैया। जैसे कि आपके पास में जो वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी कुछ लॉज थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, जो कि अभी थर्मोडायनेमिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो। फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला ही होता है एक तरह से। इसके अलावा और भी कई सारे लॉज होते हैं जो आगे आगे पढ़ लोगे। एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो भैया जो जीरोथ लॉ था, फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ था, थर्ड लॉ, वो आ जाएगा। ठीक है, तो वेरियस लॉज में आप क्या बोलोगे, थर्मोडायनेमिक्स के जो जीरो फर्स्ट सेकंड लॉज होते हैं वो। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है भैया जी, क्या आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, वेरियस लॉ में क्या बोला, जैसे आपने बोल के रखा हुआ है जीरोथ लॉ, या फिर आपने बोल के रखा हुआ है फर्स्ट लॉ, या फिर आप लोगों ने बोल के रखा हुआ है सेकंड लॉ, थर्ड भी होता है। परंतु आपके चैप्टर में क्या दे के रखा हुआ है, आपके चैप्टर में सिर्फ सेकंड लॉ तक की कहानी दे के रखी हुई है। अब देखो, इतने सारे लॉज से जब आप इसे चेक करते हो तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक पाया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है रे भाई साहब। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि इसका ड्रॉबैक क्या होता है, तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जितने भी लॉज होते हैं, लॉज कैन apply only on मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, किसके ऊपर लग पाते हैं ये, मैक्रोस्कोपिक और बल्कि सिस्टम। ठीक है भाई साहब, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है। अगर मैं बोलता हूं किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर इसे लगाना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। परंतु अगर आप इस बात को ध्यान दें कि पूरे के पूरे सिस्टम है, जैसे 1 लीटर पानी रखा हुआ है, या बोला जाए 1 किलो आपके पास में कोई सा मेटल का पीस रखा हुआ है, तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, इसको अप्लाई किया जा सकता है।
परंतु जितने भी माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल वाले होते हैं वहां पे इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक्स की कहानी समझ में आ गई। ये स्टोरी याद रखना, इस स्टोरी के चारों ओर कहानी घूमने वाली है। थर्मोडायनेमिक्स, हीट का ट्रांसफर, क्यों? क्योंकि फिजिबिलिटी को चेक करना है रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही। क्या चेक करते हैं उसमें? फिजिकल और केमिकल चेंज। कैसे करते हैं? वेरियस लॉ से, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और भी होते हैं, परंतु ये काम के याद रखने वाले। इसके अलावा ड्रॉबैक क्या होता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ही चेक किया जा सकता है। ठीक है भैया, अब यहां पर आ जाते हैं फटाफट फुर्ती से आईएमपी टर्म्स के रिगार्डिंग। आईएमपी टर्म्स में आपके पास आपको पढ़ना होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है रे भाई, अब देखो यहां पर एक बीकर लेके रखा हुआ है, बीकर में क्या कर रहे हैं? पानी गर्म कर रहे हैं। बढ़िया सा नीचे आपके पास में यहां पर जो अल्कोहल वाला सिलेंडर है वो क्या कर रहा है? वो यहां पर आग जला रहा है। आग जलाने से पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो इसमें क्या बनेगी भैया? वेपर्स बनेगी। तो अब यहां पर बात आती है कि कौन क्या होता है, जरा उसे जान ले। तो भाई साहब यहां पर जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जिस चीज पर रिएक्शन करवाई जा रही है या जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन लगाए जा रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। ठीक है भैया जी, क्या कहा जाता है? सिस्टम। श्री श्री रवीश कुमार जी के अंदर वो आते ना बद्री, वो बोलता है सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। ठीक है, अब देखो भाई साहब ये वाली कहानी, ये बीकर है हमारे पास में, है ना? तो ये क्या हो गया हमारे पास में? सिस्टम। इस सिस्टम के चारों ओर जो भी कुछ है, इसको छोड़ के, सिर्फ इसको छोड़ के, उसे क्या बोलते हैं रे भाई? उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? उसे बोलते हैं, सॉरी सिस्टम बोल रहा हूं, उसे बोलते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, कृपया इस बात का ध्यान देना। क्या होता है? सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ इस जगह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, दे आर नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए ये जो पीले कलर की दीवार है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारे पास में बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, ये चीज होती है सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर सब कुछ सराउंडिंग्स, और ये क्या हो जाता है आपके पास में? बाउंड्री वॉल्स हो जाता है। ठीक है रे भाई, तो बस सिंपल सा काम है। और इसके अलावा अगर कोई मुझसे पूछता है कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं यूनिवर्स की, तो भैया यूनिवर्स क्या है? सर यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है सर, सिस्टम भी आ जाता है, सराउंडिंग्स भी आ जाते हैं, और जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी सब क्या होते हैं? यूनिवर्स के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, बाउंड्री वॉल्स एज रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से कई बार यूनिवर्स को सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के नाम से भी आप लोग जान सकते हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? चलिए जी, 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं हमारे पास में। सबसे पहला आपके पास में होता है भैया यहां पर ये ओपन सिस्टम। कहानी बहुत 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 ही आसान है। अगर आप खुले बर्तन में यहां पानी को गर्म करते हो तो खुले बर्तन में पानी को गर्म करने पर रिजल्ट ये होगा कि यहां से जो वाटर के वेपर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ये इस तरह से क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ में यहां पर जो हीट है, गर्मी है, वो भी क्या होगी? ऐसे बाहर की तरफ ट्रांसमिट होगी। तो भैया इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओपन सिस्टम। ठीक है भाई साहब, क्या कहा जाता है रे इसे? इसे कहा जाता है हमारे पास में ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है? हीट और मास दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। तो यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर आप बोलोगे ओपन सिस्टम की कहानी क्या होती है? हीट एंड मास जो होता है वो यहां पर एक्सचेंज होता है। केस नंबर 1, कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2, अगर आपने कंटेनर को पैक कर दिया है, पैक किए हुए कंटेनर के अंदर आपने यहां पर क्या कर दिया है? वही पानी पुराना वाला अपना भर दिया। पानी भरने पर यहां आप लोग अब इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि सर यहां पर से हीट जो है वो तो ट्रांसफर हो रही है, पर जो मास होता है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो भाई साहब जब ऐसी घटना होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मास का हीट का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सर इसे कहा जाएगा हमारे पास में
क्लोज्ड सिस्टम। तो एक हो गया ओपन सिस्टम, एक हो चुका है क्लोज सिस्टम। तीसरा वाला क्या होता है? तीसरा वाला आपके पास में होता है जब आपके पास में हीट और मास दोनों का ही एक्सचेंज ना होता है। ठीक है, तो हीट और मास का एक्सचेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है रे भैया? इसका एग्जांपल होता है हमारे पास में थर्मस। स्पेलिंग पता नहीं मैंने सही लिखी कि नहीं लिखी, परंतु पता होना चाहिए आपको कि थर्मस जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है भैया? थर्मस हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर न हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना मास का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? तीन, ओपन क्लोज, और जो आपके पास तीसरा होता है कौन सा वाला? एडियाबेटिक सिस्टम। ठीक है भैया, तो बस इतनी सी कहानी होती है हमारे पास में। क्लियर हो गई बात? इजी है, समझ में आ गया। अब यहां पर बात कर लेना भाई साहब कि आपके पास में ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स, इनके ऊपर केस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भैया ह्यूमन बॉडी किस तरह का सिस्टम है? तो भैया ह्यूमन बॉडी जो होता है हमारे पास में, ये होती है ओपन सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में से हीट और मास दोनों का दोनों क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। और अगर यूनिवर्स की बात करता हूं तो यूनिवर्स क्या होती है? यूनिवर्स हमारे पास में होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है भाई साहब, क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। किसके जैसा? ये थर्मस के जैसा। थर्मस भी एक तरह से क्या है भैया हमारे पास में? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब होता है कि भैया जो सबसे आइसोलेटेड है, सबसे अलग थलग है, किसी के साथ रिएक्शन करने को नहीं देख रहा है, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आपके पास में थर्मस होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और दिस एंटायर यूनिवर्स इज ऑल्सो एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी एनर्जी, जितना मास पहले से प्रेजेंट है, वो एज इट इज ही प्रेजेंट है। उसमें ना कमी आई है, ना कहीं से वो ज्यादा हुआ है। जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता है। सो फॉर दैट रीजन ये क्या कहलाता है हमारे पास में? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? इजी है। चलिए जी, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भैया, अगली कहानी हमारे पास में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की। अच्छा, जितने भी यहां पर ये जो नोट्स वगैरह है ना, सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, तो कृपया वहां से आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हमें दो प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। परंतु ये होती क्या है, क्या कहानी है, क्या नहीं है, सारी बातों को हम लोग यहां पर जानते हैं। देखो भाई सब समझ लेना रे भाई, इजी है सारी चीजें। क्या कहानी होती है यहां पे? सपोज आपके पास में कंटेनर रखा गया है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने यहां पर किसी लिक्विड को ऐसा भर दिया। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कोई सॉल्यूशन था, बेन 10 का सॉल्यूशन है भैया, ये रख दिया हमने। अब यहां पर क्या क्या केस हुआ था? माना कि यहां पर इसका जो वेट है वो है 1000 ग्राम। प्रेशर की बात कर देते हैं सर, यहां पर प्रेशर है 1 atm। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मोलैरिटी की, कैपिटल M, वो कितना ले लिया? 1। अब चाहे इसे आप मोलैरिटी बोल दो या क्या बोल दो, कंसंट्रेशन, वो ले लिया है 1। अगर मैं यहां पर बात करता हूं टेम्परेचर की, तो माना कि यहां पर क्या ले लिया है हमने? 298 केल्विन ले लिया है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम की, तो माना कि यहां पर जो इसका वॉल्यूम है वो हमने लेकर रखा हुआ है 1 लीटर। तो ये वाली कहानी हम लोगों ने क्या कर दी है भैया, यहां पर ऐसे लेकर आ गए। अब यहां पर देखो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई थी, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये रखा हुआ था। अब यहां पर आपके पास में एक चीज पर ध्यान देना, माना कि यही सेम कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर वही बेन 10 का हमारे पास में एलियन एक्स का सॉल्यूशन भर के रखा है हम लोगों ने। ये लो रे भाई, ऐसा 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 ये भर के रखा हुआ है। बस यहां पर मैंने अब एक डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। यहां पर मैंने डिफरेंस क्या क्रिएट करा कि इनको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह से क्या कर दिया है, ऐसा डिवाइड कर दिया। लग तो नहीं रहा है इक्वल तुम्हारा? ये हाँ ठीक है,
ये दो बराबर बराबर भागों में मैंने बांट दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा, अब मैंने कुछ चीजों को यहां पर चेक करा। सबसे पहले मैं यहां पर चेक करता हूं कि दोनों के प्रेशर को। तो भैया यहां पर जब दोनों को बराबर बराबर पार्ट में बांटा तो मुझे पता चला कि यहां जो प्रेशर है अभी इस हिस्से में भी 1 atm है और इस हिस्से में भी क्या है, प्रेशर 1 atm है। दूसरी चीज पे अगर मैं बात करता हूं तो सर अगर मैं मास की बात करता हूं तो पहले एंटायर का मास कितना था भैया, 1000 ग्राम, परंतु आफ्टर रिएक्शन यहां पर क्या हो चुका है आपके पास में 500 ग्राम और यहां पर भी कितना हो चुका है, 500 ग्राम। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की तो यहां पर क्या हो चुका है, 500 ml और यहां पर भी कितना हो चुका है, 500 ml। अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर की तो सर इस हिस्से में भी आपके पास में 298 केल्विन और इस हिस्से में भी क्या है आपके पास में 298 केल्विन। और अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की तो भैया मोलैरिटी आपके पास में क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर पार्टिकल्स आधे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है मोलैरिटी भी दोनों तरफ क्या हो जाएगी, हाफ हाफ। अगर यहां पर 1 है तो वहां पर भी हाफ हाफ होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया मास कम हुआ है तो साथ ही साथ में आपका वॉल्यूम में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी समझा दूंगा आगे, लोड नहीं लेना। अरे भाई किसी चीज का लोड नहीं लेना, सारी कहानी अपने पास आ जाएगी। अभी समझ लो क्या कहानी होती है। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस ये है, यहां से जब मैंने वहां देखा तो मुझे यह पता चला कि कुछ क्वांटिटीज चेंज हो गई और कुछ क्वांटिटीज चेंज नहीं हुई हैं। जितनी भी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। जो लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं वो लोग चेंज नहीं होते हैं, परंतु अगर मैं बात करता हूं जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि भैया अपन लोग, हम भैया देखो भारतीय इंसान क्या है, भारतीय इंसान इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है कि रशिया में लड़ाई चल रही है, वहां चाइना के साथ में लफड़ा चल रहा है, तुर्की के साथ में लफड़ा चल रहा है, तो ने यहां पे अपने पाकिस्तान, वो बगल वाले जो है अपने पाकिस्तान हो उनसे भी लफड़ा चल रहा है। ठीक है, अब अपन तो इंडिपेंडेंट है भाई यार, तो अपने इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, अपने ऊपर ज्यादा इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारी पॉलिसीज में इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी ग्रोथ लगातार चलती रहती है। परंतु वहीं बात करते हैं भैया पाकिस्तान की, तो वो अलग भेरू इंसान है, वो वहां पर डिपेंडेंसी रखता है यूएस के ऊपर, चाइना के ऊपर। तो वहां पर डिपेंडेंसी रखने की वजह से उनकी जो पॉलिसीज होती है उसमें लगातार परिवर्तन होता जाता है, चेंजेस होते जाते हैं। तो यहीं पर सारा कुछ घटनाएं रहती हैं। तो ध्यान रखना भैया, जितनी भी चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं दे आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जितनी भी चीजों में लगातार परिवर्तन या चेंज होते जाता है दे आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब यहां पर जो हम देखते हैं कि किस में चेंज हो रहा है या किस में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग छोटा सा एक पॉइंट ध्यान देना कि अगर मैं बोलता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है, तो भैया किससे इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई साहब, और अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट होती हैं, किस पर डिपेंडेंट होती हैं, ये होती हैं डिपेंड्स ऑन अमाउंट एंड मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है रे भाई, ये वाली कहानी चल रही है। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर बोल के रखा हुआ था कि दोनों का मास बदल गया। पहले एंटायर सिस्टम का मास कितना था, 1000 ग्राम, परंतु दो सिस्टम होने से यहां 500 ग्राम 500 ग्राम, मतलब क्या हुआ, चेंज हो गया, पॉलिसी चेंज हो गई, तो क्या हो गई, वो डिपेंडेंट हो गई। तो इस वजह से जो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और मास क्या थे, वो आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ रहे थे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया यहां पर टेम्परेचर की बात कर ली जाए, टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, प्रेशर की बात कर ली जाए अभी भी उतना ही है, साथ ही साथ में अगर दोनों को मैं बॉईल करता हूं तो माना कि अगर यहां पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है,
ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप इसको भी चेक करोगे ना, तो यहां पर भी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आएगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी निकल कर आएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी निकल कर आएगा। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों में इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से वो किस में आ चुका है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ चुका है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन या मोलैरिटी के, जिसके अंदर हमने भी बात करके रखी थी। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन था और वहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या मान सकते हो आप, समथिंग अबाउट 1 मान सकते हो। अब देखो अगर मैं यहां पर जाता हूं, मास अगर आधा हुआ है तो वॉल्यूम भी तो आधा हो गया। पहले क्या था, 1/1, माना कि एक की, देखो ऐसा कर सकते हो, यहां पर तुमको कंसंट्रेशन करना था तो यहां पर तुमने 1/1 कर दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन 1/1 कर दिया तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1। परंतु यहां पर गए, यहां पर सारी चीजें क्या हो गई, आधी। तो यहां पर जब तुम यहां कंसंट्रेशन निकाल रहे थे तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो भी हो गए हाफ और वॉल्यूम क्या हो चुका है, वो भी हो चुका है तुम्हारे पास में हाफ, 1/2। इधर पर भी बात करोगे कंसंट्रेशन तो ऊपर वाली वैल्यू भी आधी हो गई और नीचे वाली वैल्यू भी आधी हो गई, तो आधा आधा डिवाइड होकर क्या आएगा, 1। तो इसी वजह से यहां पर भी कंसंट्रेशन 1 आ रहा है, यहां पर भी कंसंट्रेशन 1 आ रहा है। सो दैट मींस ये क्या है, आपके पास में कंसंट्रेशन जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस या फिर आपके मास ऑफ द सब्सटेंस से। इसके बाद बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्या, अरे वही फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना कि वो लाइट ऐसी बेंट कर जाती है, कितना डेंस रहता है, फिर उसके बाद विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, प्रेशर वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव, जिनके अंदर वहां चेंज देखने को नहीं मिलता है। जबकि बात करते हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब क्या, अव्यवस्था, ठीक है, उसके आगे भी अभी उसको भी बताएंगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, क्योंकि वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पे ही काम करता है। इसके अलावा इंथैल्पी, जिसको हम टोटल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इंटरनल एनर्जी और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को आप यहां पर अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। देखो क्या कहानी होती है, माना कि 2 कंटेनर हैं, यहां पर इसका वॉल्यूम है 2 लीटर जबकि इस कंटेनर का वॉल्यूम है कितना, 5 लीटर, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं टेम्परेचर की, तो मैं यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैं ये बोलता हूं कि इस 2 लीटर के सिस्टम को या 2 लीटर वॉल्यूम वाले सिस्टम को सपोज अगर मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आना है और इस वाले को भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आना है, तो यहां पर एक चीज चेक करने को मिलेगी कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो इसकी हमेशा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटा जो सिस्टम होता है वो कम हीट अपने पास रखेगा, जबकि बड़ा सिस्टम जो होता है वो ज्यादा हीट अपने पास रखेगा। यह कहानी कुछ उसी तरह से है कि छोटे बर्तन में खाना पकाने से जल्दी खाना पक जाता है, जबकि बड़े से भगोने में खाना पकाओगे तो क्या होगा, समय लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़े से भगोने को उस प्रॉपर एक डेफिनाइट टेम्परेचर तक आने के लिए ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो हीट कैपेसिटी होती है इस 2 लीटर वाले की, वो कम होती है हीट कैपेसिटी ऑफ दिस 5 लीटर वाले बर्तन से। रीजन बता दिया है, क्योंकि दोनों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आने के लिए इसे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू दिस। तो ऐसी कुछ घटना होती है। समझ में आ गया भैया क्या कहानी चल रही है? ये कहानी किसकी है? ये कहानी है हमारे पास में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है जी, चलिए गाड़ी को और आगे बढ़ाया जाए। अब देखो भैया अगली कहानी होती है हमारे पास में फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब क्या भैया, सीधी सी बात करता हूं मैं, फंक्शन का मतलब शादी ब्याह और पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शादी ब्याह और पार्टी की जब कभी भी बात करते हो तो हमारे पास में 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है आपके पास में स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है आपके पास में पाथ फंक्शन। ठीक है रे भाई, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसको याद रखना बहुत आसान है, सब लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और मैं देता हूं 2 एग्जांपल इसको याद करने के लिए। कैसे? स्टेट फंक्शन क्या है? केटरिंग वाले को खाने की पूरी जिम्मेदारी देना। वो लोग नहीं रहते केटरिंग वाले, जैसे सपोज आपके कहां कहीं शादी ब्याह वगैरह हो रहा है, तो शादी ब्याह में क्या करते हैं हम लोग, केटरिंग वाले को पूरा ही बोल देते कि भाई एक काम कर, तू तेरे हिसाब से जमा लेना।
ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो और उस हिसाब से एट द एंड ऑफ द स्टोरी मुझे बता दो कितना खर्चा आ रहा है। दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं केटरिंग वाले को हायर करता हूं किसी भी फंक्शन के लिए, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा? क्या रहेगा रे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर रहेगा पैसा। ठीक है जी, क्या रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट? पैसा। तो पैसा के अंदर क्या होगा? पैसों की गर्मी। यह ध्यान रखना रे भाई, तुम्हारी जेब जितनी ज्यादा गर्म होगी उतना ही ज्यादा शादी ब्याह फंक्शन और केटरिंग वाले जो रहेंगे वो अच्छा खाना बना कर देंगे। तो इसी वजह से भाई साहब ये सारी कहानी होती है। अब इसी चीज से क्या बोलोगे? अब तुम क्या बोलते हो? भैया मेरे पास तो पैसा है। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला भाई देखो, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि खाने में क्या हो रहा है, मुझे इस चीज से मतलब है मैं तो स्टार्टिंग में तुमको पैसा दूंगा और एंड रिजल्ट देखूंगा। तो जब कभी भी इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टेट फंक्शन कहा जाता है। वहीं पर पाथ फंक्शन क्या है कि भैया खुद से सामान लाकर हलवाई को देना। अगर तुम खुद से सामान खरीदते हो, मार्केट में जाते हो, सब्जी खरीद रहे हो, मेवा खरीद रहे हो, आटा खरीद रहे हो, दाल खरीद रहे हो, चावल खरीद रहे हो, तो जब तुम खुद से सब कुछ खरीदोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और जब तुम्हें काम करना पड़ेगा तो इसी वजह से ये देखो रे भाई, इसी वजह से जो पाथ फंक्शन होता है वो क्या होता है? वर्क। तुम्हारे द्वारा किया गया काम चेक किया जाएगा। तुम्हारे द्वारा किया गया काम कैसे चेक करा जाएगा? ये देखा जाएगा कि भैया कहां से तुमने सस्ती सब्जी खरीदी है। तुम्हारे घर वाले बोलेंगे यार ऐसा तो नहीं तूने पास से खरीद ली, मंडी जा, मंडी से जाकर सस्ती सब्जी खरीद के लेकर आना, क्योंकि हमको बोरियां भर के प्याज चाहिए, बोरियां भर के आलू चाहिए। सो फॉर दैट रीजन यहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर खुद से सामान लाकर हलवाई को दिया जाता है दैट इज अ पाथ फंक्शन, जिसके अंदर क्या आता है? वर्क आता है, साथ ही साथ में हीट भी आता है। हीट क्यों आता है? क्योंकि यार सीधी सी बात है, तुम्हारे पास में अमाउंट कम है, तुम्हारे पास में पैसा कम है, तभी तुमने क्या करके रखा हुआ है? तुमने वो रास्ता चुना जहां पर तुम खुद से सामान खरीद रहे हो। तो इस वजह से जो तुम्हारे पास में पैसे थे वो कम थे, इसलिए तुम्हारी जो गर्मी थी पैसे वाली वो कम थी। तो इस वजह से हीट भी आया और हीट कैपेसिटी भी आया। मतलब तुम्हारे जो पैसे खर्च करने की जो कैपेसिटी थी तुमने उसको भी देखा। तुमने ये देखा पैसे लिमिटेड है रे भाई, पैसे की जो गर्मी है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो वो जो हीट की कैपेसिटी, उसका रास्ता देखो कि तुम कहां से सस्ता खरीद सकते हो, कहां से खुद जाके खरीद सकते हो। तो ये वाली कहानी होती है। परंतु अगर ये केटरिंग वाले को देने की बात की जाए तो U बराबर क्या होता है भैया? इंटरनल एनर्जी। U इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। तुम्हारे पास भयंकर पैसा है, अगर तुम्हारे पास भयंकर पैसा है ना तो तुम क्या कर सकते हो? तुम यहां पर बोलोगे सामने वाले को कि भैया तेरे को तो पैसे से मतलब नहीं रखना, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पार्टी अच्छी होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है हमारे पास में इंथैल्पी, जो कि होती है टोटल एनर्जी, वो भी देखा जाता है। साथ ही साथ में S इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में? एंट्रोपी। अब ऑब्वियस बात है तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुमने केटरिंग वाले को दे के रखा हुआ है। क्यों दे के रखा हुआ है केटरिंग वाले को? क्योंकि तुम बोलते यार मेरे घर में ना मेरे से व्यवस्था नहीं संभलती है, पैसा तो बहुत है परंतु जीवन में सुख नहीं है, अव्यवस्थित है, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं जाकर एक प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज कर सकूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंट्रोपी वाला। ठीक है, क्यों हूं मैं? एंट्रोपी वाला, मेरे पास में सब कुछ बिखरा हुआ है, इस वजह से आ जाता है। इसके अलावा आता है गिब्स फ्री एनर्जी। तुम बोलोगे भैया मैं यहां पर इसीलिए सारा काम केटरिंग वाले को दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास में क्या नहीं है? फ्री टाइम नहीं है। इसके अलावा बात करता हूं प्रेशर। प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कल को यहां पर बात आती है कि लड़की बोलती पापा मेरे को तो यही लड़का पसंद है, मेरे को तो किसी और से शादी नहीं करनी है, और मेरे को जो शादी करनी है वो आने वाले 4 दिन के अंदर करनी है। ठीक है, लड़की ने बोला 4 दिन के अंदर करनी है, तो पापा के ऊपर प्रेशर आ गया। चाहे लड़की बोलते चाहे लड़का बोलते, बोले नहीं भैया मेरे को तो 4 दिन के अंदर शादी करनी है, मेरे से तो नहीं रुका जा रहा है। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके ऊपर तो भी आप क्या करोगे? आप स्टेट फंक्शन देखोगे, आप बोलोगे ले पैसा, फटाफट केटरिंग वाले को बोल, फटाफट जल्दी काम करना है, फंक्शन करना है। इसके अलावा बात की जाती है टेम्परेचर की। पैसा ज्यादा है तो तुम्हारा टेम्परेचर भी हाई होता है। तुम ये बोलोगे कि अच्छा
कोई भी वहां पर कमी नहीं होना चाहिए, गर्मी गर्मी वाले लो पैसा दे दिया। इसके अलावा क्या होता है भैया, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, तुम बोलोगे तुम्हारे पास में सर इतना सारा पैसा रखा हुआ है, तो तुमको सिर्फ क्या देखना है कि कितने लोग आ रहे हैं। तो ये सारी कहानी किसमें होती है, स्टेट फंक्शन में, और ये सारी कहानी किसमें होती है, पाथ फंक्शन में। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है जी। अब देखो इसके बाद में कहानी आती है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर दो प्रोसेस, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। कहानी बहुत सिंपल सी है। जब कभी भी यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया सिस्टम और सराउंडिंग जब कभी भी इक्विलिब्रियम पे होंगे तो वो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। परंतु इस बात का ध्यान दिया जाए, जब भी ये प्रोसेस होती है तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, तो इस बात को भी जरा दिमाग में बिठा लिया जाए। वहीं पर इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग्स अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होते हैं तो दे आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगला कि यहां पर इसका जो कॉज होता है या इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, जबकि यहां पर जो इसका ड्राइविंग फोर्स होता है बहुत ही ज्यादा लार्ज और इनफाइनाइट होता है। तीसरी बात, ये एक आइडियल प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम तक चलने की वजह से एक आइडियल कैटेगरी में आती है, क्योंकि हमने नहीं देखा है इन्फिनिटी क्या है, या हम इतने टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते कि भैया इन्फिनिटी कहां तक पहुंच जाए। तो इस वजह से, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है हमारे पास में, रियल प्रोसेस होती है। टाइम की बात करते हैं, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर जो टाइम होता है इसे इनफाइनाइट टाइम लगता है फॉर कंप्लीशन के लिए, जो अभी मैंने बात करके रखी थी। तो ये ध्यान रखना कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग्स एक तरह से इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ गए हैं, तो आपको कोई एक एंड रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, लगातार ये इधर 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 ये चलता जा रहा है। ठीक है भाई साहब, फिर बात कर लेते हैं यहां पे, तो इसको एक फाइनाइट टाइम लगता है। मतलब क्या हो जाएगा, पानी के अंदर शक्कर आपको मिक्स करनी है, फाइनाइट टाइम में पानी में शक्कर मिक्स हो गया। पांचवा पॉइंट होता है वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। अब आता है यहां पर मेन पॉइंट, ध्यान देना। वर्क हमारे पास में अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, यहां पर डीपी लिखा जाता है। ठीक है भाई साहब, यहां पर क्या लिखा जाता है, डीपी। डीपी का मतलब होता है आपके पास में चेंज इन प्रेशर। ठीक है भाई साहब, ये कहानी होती है चेंज इन प्रेशर। पर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक ट्राइंगल का साइन लगा हुआ है, तो इस ट्राइंगल के साइन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेल्टा। ठीक है भाई साहब, क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। और जहां पर ये डेल्टा आ जाता है वो यहां पर किसको बताता है, ये बताता है डिफरेंशियल टर्म्स को। ठीक है, ये किसको बताता है, डिफरेंशियल टर्म्स को बताता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये सिर्फ एक नॉर्मल चेंज को शो करता है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, मैंने यहां पर डेल्टा की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, क्या कर रहे हो, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा। तो यहां पर ये क्या बताता है कि एक डिफरेंशियल फंक्शन में चेंज हो रहा है, किसके अंदर, प्रेशर के अंदर। टाइम की बात करते हैं, सेम एज इट इज। यहां पे अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो इनफाइनाइट टाइम तक जाती है, इसलिए सिर्फ हम क्या बोलते हैं, टाइम में चेंज हो रहा है। परंतु यहां पर एक फाइनाइट टाइम होने की वजह से जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू के तहत होता है, इस वजह से यहां पर क्या देके रखा हुआ है, टाइम आपके पास में डिफरेंशियल फंक्शन के रूप में देके रखा हुआ है। तो अगली बार से कहीं पर अगर डी दिखाई दे और कहीं पर डेल्टा दिखाई दे तो दोनों में मतलब समझ लेना, ये सिर्फ चेंज या परिवर्तन को बताता है जो इंफिनिटी तक जा सकता है, परंतु यहां पर जो चेंज या परिवर्तन होता है वो एक डिफरेंशियल फंक्शन होने की वजह से एक लिमिट के तहत ही सॉल्व होता है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर ये 5 प्रोसेस और होती हैं, जिसके अंदर पहली प्रोसेस है आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अरे भाई बहुत सिंपल है, थर्मल का मतलब हीट, आइसोलेटेड की बात करते हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलता है जहां पर चेंज इन हीट क्या हो जाए, रे भैया हमारे पास में हीट बोल रहा हूं, थर्मल टेम्परेचर की बात करता है,
चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए हमारे पास में, जीरो हो जाए, तो वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब सेम टेम्परेचर पर ही कोई प्रोसेस को दोहराना। जैसे आप बोलते हो ना स्लो कुकिंग करना, स्लो कुकिंग करने में क्या होता है कि भैया सेम टेम्परेचर पे रख के उसको काफी देर तक गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, जिससे खाने में टेस्ट बढ़िया एक नंबर मजा आ जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट के अंदर जो चेंज है वो होता है आपके पास में जीरो। जैसे कि थर्मस वगैरह, तो थर्मस में क्या है, जो अंदर हीट है वही, अगर आइडियल थर्मस हुआ तो आइडियल थर्मस के अंदर तुम गर्म पानी भरोगे तो उसका गर्म पानी वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। परंतु कितना भी महंगा थर्मस खरीद लो, चाहे मिल्टन का खरीद लो या सेलो का खरीद लो, कोई भी आइडियल थर्मस नहीं होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे करके अंदर की हीट बाहर सराउंडिंग्स में चली जाती है। नाउ बात कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है और जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, एक सर्कल में घूमते हो, आप किसी पॉइंट ए पर गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस डी आ गए। ठीक है, आपने क्या करा, कुछ भी नहीं। सर सुबह कहां थे, घर पे थे, फिर शाम को लौटकर कहां पर आ गए, घर को आ गए। तो जब सुबह घर पे थे, शाम को भी घर पे थे, तो दिन भर क्या करा, सर घूम के आ गए और क्या करा। तो इस वजह से टोटल वर्क डन और इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज में जीरो। आइसोकोहरिक प्रेशर का सॉरी आइसोकोहरिक में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो। तो ये सारी घटनाएं हमारे पास में होती हैं। तो 5 प्रोसेसेस हुई। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इरिवर्सिबल में नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नो चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चेंज यहां पर नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगला आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मल, मैकेनिकल और मटेरियल। थर्मल की बात करते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, अगर इक्वालिटी होती है टेम्परेचर में बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। पता है हमारे आसपास का जो एरिया रहता है ना, या हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एक तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मली देखा जाए अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो वहां पर आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो भी गर्म होती हैं, ठंड पड़ती हैं तो ठंडी होती चली जाती हैं। मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग्स होते हैं उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो क्या करके रखें, अपने आप को इक्विलिब्रियम में करके रखें। अगर बाहर मौसम 17 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर भी उतना ही अपने आप को बैलेंस किया जाता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। और अगर हम बोलते हैं कि भैया हम तो गर्म होते हैं, हमारी बॉडी तो गर्म होती है, तो उसका रीजन तो भाई बहुत अलग है। हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर की ठंड से हमको बचाने के लिए हीट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, अंदर से गर्मी देती है कि भैया खूब गर्मी आए, ताकि क्या हो सके, बाहर की ठंड हमें न लग सके। चलो भैया आगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्वालिटी पे होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग, परंतु इक्वालिटी किसकी देखी जाती है, प्रेशर की। तो कृपया इस बात का ध्यान दें, जब कभी भी टेम्परेचर की इक्वालिटी देखी जाए तो वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब कभी भी प्रेशर की इक्वालिटी को देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मटेरियल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूं तो कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज मटेरियल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर बात करते हैं फिजिकल और फेस इक्विलिब्रियम की। देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कैसे होंगे, अगर किसी क्लोज कंटेनर में रिएक्शन चलेगी तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल इक्विलिब्रियम। 2 टाइप होते हैं, फिजिकल या फिर फेज इक्विलिब्रियम, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सा है। देखो रे भाई, फिजिकल या फेज इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तुम्हारे पास में रखा है पानी, पानी रखा था सॉलिड स्टेट में, अब ये पानी को तुमने गर्म करा, गर्म करने पर पानी आ गया लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब बोलोगे तुम कि सर हमारे पास में रखा था पानी लिक्विड स्टेट में, आपने इसे गर्म करा और ज्यादा,
तो ये आ गया गैसेस स्टेट में। तो जब कभी भी इनके जो फेज होते हैं या जो इनकी स्टेट होती है ये इक्विलिब्रियम आती है सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस के बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है? फिजिकल या फेज इक्विलिब्रियम कहा जाता है। वहीं केमिकल रिएक्शन की या केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो जैसे आप लोगों को पता है नाइट्रोजन गैस और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर कंबाइन कर दिया जाता है तो यहां पर क्या मिलता है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मिलती है। इसको लिख भी देते हैं भैया, ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है और ये भी आपके पास गैस है। यहां देखो फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, सभी के सभी सेम फेज में है, परंतु हां जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट काइंड थे वो ब्रेक डाउन हुए और एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो इसको क्या कहा जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात? चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। आगे गाड़ी बढ़ाने पर आता है हमारे पास में वर्क डन। बात कर लेते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जब कभी भी एनर्जी को ट्रांसमिट करते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इन सच अ वे दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। वर्क डन में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन तो हो रहा है, परंतु एनर्जी के ट्रांसमिशन के समय पे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है रे भाई, जैसे कि तुमको ये बोल के रखा है कि भैया ये काम कर दो, ठीक है, क्या बोला तुमको? काम कर दो। अब तुमको काम क्या बोल के रखा? बोले 50 किलो की गेहूं की बोरी नीचे रखी थी, 5 मंजिल ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, अब क्या होगा? तुम पहुंचाने गए, अब तुम पहुंचाने जाओगे, भयंकर गर्म हो गई बॉडी, पसीना पसीना हो गया, तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम बोले अरे यार थक गए, ये हो गया वो हो गया, तुम ये बोलोगे। ठीक है, तो घर वाले क्या बोलेंगे? अरे इतना सा काम करने को तेरे को बोल दिया और तेरे से काम ही नहीं हुआ करके, मतलब घर वाले तुमको ताने मारेंगे कि तुम्हारा वर्क डन क्या है? बोले तुमने इतने से वर्क डन में इतनी ज्यादा एनर्जी वहां पर यूटिलाइज कर दी, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए, हैं करके हाँफने लग गए, तो घर वाले क्या बोलेंगे? अरे कोई काम नहीं करा। परंतु कोई मजदूर आएगा, मजदूर बढ़िया पीठ में रखेगा, ऊपर तक 5 मंजिल तक पहुंचाएगा, नॉर्मली जाएगा, नॉर्मली आएगा, फिर घर वाले क्या बोलेंगे? भैया यार काम बहुत सही करके रखा, पैसे दे देंगे, लो भैया वर्क डन तुमने करा है, वर्क डन करने के लिए लो भैया तुम्हारा ये खर्चा। और तुम करोगे तो क्या बोलोगे? तुम्हारे घर वाले तुमको ये बोलेंगे अबे तूने तो कुछ काम ही नहीं करके रखा। ठीक है, तो ऐसी कुछ घटना हो जाती है। वहीं पर अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो वर्क हमें पता है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे इसे हम लोग आगे कन्वर्ट कर देंगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम की टर्म्स में, पर इन जनरल बात की जाती है डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू हमारे पास में क्या कहलाता है भाई साहब? डीडब्ल्यू कहलाता है चेंज इन वर्क, परंतु स्मॉल चेंज। एफ हमारे फोर्स है और डीएक्स क्या होता है? डीएक्स हमारे पास में है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया जी, ये कहानी होती है। और यहां पर जो ये फोर्स होता है वो फोर्स जनरेट कैसे होता है? जब आप बोलते हो टेम्परेचर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स यहां पर इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ में एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है? 101.3 जूल्स या फिर 24.206 कैलोरीज। ये आगे न्यूमेरिकल करने में काफी ज्यादा काम आएगी टर्म्स। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्या चल रहा है? चलिए जी, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस बीच में हमने ट्रांजिशन भी कर लिया। इसके पहले हमने अंदर टी शर्ट पहन के रखी हुई थी, अब टी शर्ट हमने हटा दी है भैया। गर्मी का माहौल धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, ठंड होते होते ही गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है जी, तो इससे छोटा मोटा ट्रांजिशन हम लोगों ने भी कर लिया। चलिए भाई साहब, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम के वर्क एनालिसिस के ऊपर। जैसा कि आप लोग को पहले बोल दिया था कि भैया वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, परंतु किंतु यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट यहां पर जम नहीं पा रहा है। रीजन यह है क्योंकि आप एक किसी सिस्टम के अंदर ही सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। सिस्टम के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो ना, तो उस टाइम पर होता क्या है, अगर कोई चेंज आपको देखने को मिलता है तो या तो वो प्रेशर में देखने को मिलता है या वॉल्यूम में देखने को मिलता है। एक एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हो,
आपके पास में कोई एक सिस्टम इस तरह से रखा हुआ है। अब इस सिस्टम की कहानी यहां पर भाई साहब ये निकल कर आती है कि इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कुछ सामान भर के रखा हुआ है या कुछ लिक्विड भर के रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है जी, ये कहानी है, लिक्विड भर के रखा हुआ है। अब क्या हुआ, बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर इस पे लगाया गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया तो यह पाया गया कि स्टार्टिंग में अगर इस सिलेंडर के लेंथ की बात करता हूं तो वो क्या है, कैपिटल एल है। अब देखो ये कहां रखा हुआ है, अभी यहां पे रखा हुआ है। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा। अब जैसे ये यहां पे कंप्रेस होता है तो मतलब क्या हुआ भैया, आपने कोई वर्क करा हुआ है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक्चुअल में चेंज इन पोजीशन बताता था। अब मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता हूं, परंतु स्टिल मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन पोजीशन हुआ है। पहले ये पिस्टन आपके पास यहां था, प्रेशर अप्लाई करने पर पिस्टन और क्या हो गया, नीचे दब गया है। पिस्टन जैसे यहां पर नीचे दबा तो क्या कहानी समझ में आई है भैया कि यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम में हमारे पास में क्या हुई है, कमी आई। और ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही चीज है। बाहर से जब कभी भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे आपके पास में गुब्बारा रखा हुआ है, गुब्बारे में जब बाहर से प्रेशर को अप्लाई किया जाता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, श्रिंक होता है, पार्टिकल्स धीरे धीरे करके पास में आ जाते हैं। और अगर वो गुब्बारा आपने श्रिंक कर दिया तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए गाड़ी आगे बढ़ाएं। तो बात वही है, पीवी वर्क एनालिसिस जब कभी भी किया जाता है, जो आपके पास में स्मॉल वर्क डन होता है हमेशा उसको निकालते डीडब्ल्यू से। डीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डीएक्स होता है। फोर्स की बात करते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ए। ठीक है, वैसे प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, परंतु उस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया हो जाता है। अब यहां पर सीधा सा काम करना है, फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया रख दिया। अब यहां पर जब कभी बात करी है एरिया की, तो एरिया से ज्यादा हम लोग किस पे फोकस करेंगे, वॉल्यूम पे फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये जो आपके पास में कंटेनर आपने लिया है ना, ये कैसा है, ये आपके पास में एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। और यहां पर जब आपने प्रेशर अप्लाई करा हुआ है तो यहां लेंथ में तो चेंज हुआ है, परंतु हुआ क्या है, वॉल्यूम पूरा का पूरा बदला। जैसे गुब्बारे को आप दबाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहां पे भी वही कहानी है। क्या कहानी बोल के रखी, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, और यहां पर वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये रहता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि जो भी कोई चेंज हुआ है लेंथ में वो मल्टीप्लाइड बाय एरिया। लेंथ इंटू एरिया भी क्या होगा, एक तरह से वॉल्यूम हो जाएगा। तो बस रे भाई वही कहानी करके रखी है। अगर इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में, माइनस का ए dx, ये वाली वैल्यू आ जाएगी भाई साहब। अब ये वैल्यू निकालने से हमें फायदा क्या मिला, जरा उस बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, समझना ये कहानी से हमें फायदा क्या मिला है। देखो हम लोगों ने यहां पे a इंटू dx की वैल्यू निकालनी थी। क्यों निकालनी थी, क्योंकि सर आप जब प्रेशर लगाते हो तो वो तो पर यूनिट एरिया पे लगता है, परंतु यहां पर चेंज पूरे के पूरे वॉल्यूम पे आया था। सो फॉर दैट रीजन dw इज इक्वल टू p इंटू a dx ये चल रहा था। उसके बाद में वॉल्यूम की बात करी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। फिर उसके बाद में आगे गाड़ी हम लोगों ने बढ़ाई, तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास में ये रिजल्ट यहां पे आ गया है। अब इस रिजल्ट के यहां पर आने से हम लोगों को यहां पर यह पता चला हुआ है कि अब जो वैल्यू है dv की वो क्या है, a इंटू dx। a इंटू dx की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया तो माइनस में ये वाली वैल्यू आ गई। मतलब जो आपका वर्क डन हुआ वो वर्क डन क्या निकल कर आ रहा है भाई, वर्क डन जो छोटा वाला था वो निकल कर आया माइनस का एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। और सही है, सिलेंड्रिकल जो शेप आपके पास बन रहा था उसमें यही कहानी हो रही थी ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां पर अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो भाई साहब ये जो चेंज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो W इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, PV।
अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू होता है। जैसे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में कहां से कहां तक चेंज हो रहा है सर, V1 से लेकर V2 में चेंज हो रहा है। तो बस रे भाई, इतनी सी कहानी है और इसी कहानी के बेसिस पर ही सारी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है भैया, अब जरा समझना, जब कभी भी मैं एक्सपांशन की बात करता हूं तो एक्सपांशन के अंदर क्या होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है, एक्सपांशन में चेंज इन वॉल्यूम कैसा निकल कर आएगा आपके पास में, पॉजिटिव। और अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आता है तो वर्क डन कैसा आएगा भाई साहब आपके पास, नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव तो ये यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन वॉल्यूम अगर आपके पास पॉजिटिव होता है तो जो आपके पास में वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वहीं कंप्रेशन की बात करता हूं तो कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम आपके पास होता है नेगेटिव, जिस वजह से जो आपके पास में वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन DW लिख दो या फिर मैं डायरेक्ट वर्क ही लिख देता हूं, तो जो आपके पास में वर्क होता है वो कैसा हो जाएगा रे भाई, पॉजिटिव। अब बात करते हो सर ये ऐसा क्यों हुआ, तो भैया कहानी बहुत सिंपल सी है। अगर आप सिस्टम के अंदर कंप्रेशन को परफॉर्म करते हो तो कंप्रेशन को परफॉर्म करने से क्या होता है, उसके सिस्टम के अंदर एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो वर्क डन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो ऑन द सिस्टम हो रहा है। सिस्टम के ऊपर तुमने काम करा है जब तुम उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो इस वजह से वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव आया है। परंतु वहीं पर अगर एक्सपांशन होता है तो सिस्टम अपने तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पर मेरे पास से अगर पैसे जाएंगे, मैं मेरे तरफ से पैसों को बांटूंगा तो क्या होता चले जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस कम होता चले जाएगा। सो फॉर दैट रीजन यही कहानी हुई है एक्सपांशन और कंप्रेशन की। ठीक है भाई साहब, चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगली कहानी हमारे पास में आती है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस। वेरियस प्रोसेसेस में क्या होता है भाई साहब, तीन कंडीशन होगी, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंतर्गत। अब यहां पर क्या आता है आपके पास, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंटरनल एनर्जी अभी आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगा, कृपया उस बारे में टेंशन न ले। अगर मैं बात करता हूं इंटरनल एनर्जी में चेंज की, तो वो होता है हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, अब थोड़ा सा बात निकली है तो बता ही देता हूं। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है, पता करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने कैसे पता करी, मैंने पता करा भैया मेरी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मेरे पैसों की गर्मी पे। ठीक है, पैसों की गर्मी, गर्मी का मतलब क्या, हीट, क्या मतलब आया, क्यू। अब बात यह है कि मुझमें कितनी इंटरनल एनर्जी, इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास पैसों की गर्मी कितनी है प्लस जो बाहर से मुझे पैसा मिल रहा है वो कितना हो रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो इंटरनल एनर्जी आता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस W। अब उसी बेसिस पर क्या होता है, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की आप बात करते हो तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। सो फॉर दैट रीजन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का W, मतलब क्या हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और एक्सटर्नल प्रेशर VF माइनस VI, ये कहानी होगी। अब सर इसका मतलब क्या, भाई देखो बहुत आसान है। मैं ये बोलता हूं कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती थी, पैसों की गर्मी पे डिपेंड करती थी। भाई तुम्हारे पास में पैसा आ रहा है पर तुम खर्चा ही नहीं कर रहे हो, तुम शो ऑफ ही नहीं कर रहे हो। तो जब तुम शो ऑफ नहीं करोगे तो क्या सामने वाला बंदा बता पाएगा कि कितना वर्क डन हो रहा है, वो तो सिर्फ ये बोलेगा नहीं भैया हाँ ठीक है इसके पास इसकी सेविंग्स रखी हुई थी, पर बाहर से कितना आ रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो यही तो कहानी आ रही है, क्या हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, यहां पे Q इज इक्वल टू क्या हो रहा है, W हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि सर पता ही नहीं चल रहा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब मैं टेम्परेचर में चेंज ही शो नहीं कर रहा हूं, मैं दिखाई नहीं रहा हूं, ये जीरो हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का W, और माइनस W इज इक्वल टू क्या होता है, P एक्सटर्नल
फाइनल माइनस इनिशियल या चेंज इन वॉल्यूम। फिर वही बात कर लेते हैं फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पैसा आता जाता दोनों साइड से लगता है। तो इस कंडीशन में आपके पास में जो फॉर्मूला यहां पर पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा आपके पास में Q इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रख लेना, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, डायरेक्ट आपके पास में कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाएगा कि हीट इज इक्वल टू 2.303 nRT log VF बाय VI। अब यहां पर nRT क्यों आ रहा है, क्योंकि याद रखो आप जो ये चीजें करते हो वो गैसेस सिस्टम पे करते हो, और आपको पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू एनआरटी होती है। तो बस जहां प्रेशर और वॉल्यूम आप लेते थे, प्रेशर और वॉल्यूम की जगह क्या आ गया है, एनआरटी आ गया, सिंपल्स। अगर आपके पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है, जैसा आप लोगों को पता होता है वो थर्मस के अंदर वो जो रिएक्शन अपने करवाते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हीट होती है वो जीरो होती, मतलब उसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो। अगर हीट में चेंज जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एडियाबेटिक वर्क के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है रे भाई, ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा था ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कहानी है। अब इस कहानी के रिगार्डिंग आप क्या बोलते हो कि सर जो क्यू है ना वो मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है, क्यू क्या है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। और अगर बैंक बैलेंस मेरे पास में यहां पर सपोज जीरो हो जाता है, तो बैंक बैलेंस जीरो होने पर क्या कहानी बनती है, सर कहानी यहां पर यही बनती है कि मैं सिर्फ उतना ही अपनी इंटरनल एनर्जी या फिर मैं उतना ही अपना शो ऑफ कर पाऊंगा जितना कि मैं डेली बेसिस पर कमाऊंगा, ठीक है, जितना कि मैं कमाऊंगा डेली बेसिस पर, ठीक है। मतलब सुबह निकलो मजदूरी करो, मजदूरी करके शाम को अगर 200 रुपए मिल गए तो 200 रुपए में झांकी दिखा दी, 500 रुपए मिल गए 500 रुपए में झांकी दिखा दी, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो शाम को खाली पेट सो गए। ये घटना होती भैया। तो एडियाबेटिक में ध्यान रखना, आपके पास में अगर बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, आपकी गर्मी यहां पर पैसे की जीरो हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी सीधे डिपेंड करेगी किस पे, वर्क डन के ऊपर। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से क्या होता है, यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का कैलकुलेशन किया जाता है। नाउ बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक आता है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ गैस होता है इन वैक्यूम्स। वैक्यूम के अंदर कोई बाहर से एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लगने की वजह से जो वर्क डन होता है माइनस का PXT इज इनटू डेल्टा भी चलता है। और मैंने क्या बोला, वैक्यूम पे क्या होता है, कोई भी जो एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है वो नहीं लगता है। सो फॉर दैट रीजन एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये है कि भैया तुम्हें अगर ये हो जाए कि कमाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, कमाने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो तुम वर्क ही क्यों करोगे। तुम कमा इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें बाहर से प्रेशर पड़ रहा है। घर वाले बोल रहे कि भैया पैसे कमा ले हैं, बाकी बोल रहे कि भैया ये कर ले वो कर ले, परंतु तुमको अगर कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई पैसे कमा ले, ये कर ले वो कर ले, तो तुम्हें क्या मतलब, तुम पे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगेगा तो तुम काम क्यों करोगे। तो ये कहानी हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्री एक्सपांशन। नाउ गाड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं हीट या पैसों की गर्मी की। तो हीट का मतलब क्या होता है, एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम इन या फिर आउट, वो एनर्जी जो अंदर आती है या बाहर जाती है ऑफ सिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है भाई साहब, ये कहानी बोल के रखी हुई है। अब इस कहानी का जरा एक मतलब जान लेते हैं कि भैया यहां पर बोलते तो बहुत कुछ है, परंतु इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो जान लेते हैं। तो देखिए भाई साहब क्या कहानी होती है। कहानी बहुत सिंपल सी है। हमारे पास में एक सिस्टम रखा है, इस सिस्टम के अंदर यह चीज ऑब्जर्व की जाती है कि माना इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाहर की बात करते हैं सराउंडिंग्स की, तो सराउंडिंग का सिस्टम आपके पास में सपोज कितना है, सराउंडिंग का आपके पास में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा सर, यहां से यहां सिस्टम से सराउंडिंग पर
क्या ट्रांसमिट होना चालू हो जाएगी, हीट ट्रांसमिट होना चालू हो जाती है। तो यही तो बोल के रखा हुआ है कि हीट एक्चुअल में क्या बोलता है कि आप बोल रहे हो सिस्टम से सराउंडिंग पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, परंतु ये एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है वो किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग। और क्यों हो रही है, क्योंकि सर टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये 50 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, दोनों के बीच में कितने डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। तो जब कभी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाता है, जिस वजह से हीट हमेशा हायर रीजन टू लोअर रीजन जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन, या फिर कुछ बाहर से कुछ तुम उंगली नहीं कर रहे हो, तो नॉर्मली जब ये ऐसी जाती तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारे पास में हीट। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। हीट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू सी एम डी टी या डेल्टा टी होता है। एक एक करके बता देता हूं। C हमारे पास में होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। वहीं हमारे पास में M होता है मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है रे भाई साहब। अब इसके बाद में क्या होता है, जब कभी भी आप कॉम्बिनेशन करते हो स्मॉल c इंटू स्मॉल m का, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, कैपिटल C, और इस कैपिटल C को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है भाई साहब, क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोल रहा हूं रे, इसको कहा जाता है हमारे पास में हीट कैपेसिटी। ठीक है भैया जी, क्या कहा जाता है, हीट कैपेसिटी। इसी वजह से जब फॉर्मूला बनता है तो फाइनल फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, जो कि आप डिफरेंशियल फंक्शन में यूज करते हो। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। तो इसी बेसिस पर क्या हो जाता है, ये सारी कंडीशन बन जाती है। ठीक है भैया जी, ये कहानी होती है। अब जरा गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं, गाड़ी आगे बढ़ाता हूं इन द सेंस क्या होता है, यहां दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हीट गिवन बाय द सिस्टम और एक होता है हीट गिवन टू द सिस्टम। इसके बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि हीट का ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो जब कभी भी किसी सिस्टम को हीट दी जाएगी, ठीक है, हीट जब कभी भी दी जाएगी, तो जो आपके पास में वैल्यू रहेगी हीट का, या जो वैल्यू रहेगी टोटल, वो कैसा रहेगा आपके पास में, पॉजिटिव निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास में हीट गिवन टू सिस्टम, उल्टा बोल दिया, जब आपके पास में सिस्टम से आप हीट निकालोगे, तो सिस्टम से हीट निकालते टाइम पर जो वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, वैल्यू जो रहेगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर सिस्टम को आप हीट दोगे तो वैल्यू आपके पास में कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिस्टम में वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, जब गिवन टू द सिस्टम जाएगा, और अगर मैं बात करता हूं हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हम लोगों को बात करनी होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, क्यूवी, क्यूवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी डेल्टा टी। और कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करता हूं तो कांस्टेंट प्रेशर को लिखा जाएगा क्यूपी, यहां पर इसको लिखा जाएगा सीपी डेल्टा टी। ये इतना सा छोटा सा आपके पास में वैल्यू रहेगा। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, यहां पर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब देखो भाई साहब, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जहां पर आप लोग बात करते हो सीपी एंड सीवी की। ठीक है, सीपी एंड सीवी, इसमें आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया इनके बीच आखिरकार रिश्ता क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, वो बताने के लिए। तो भाई साहब, सीपी और सीवी में जो रिलेशन होता है वो होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये कहानी होती है। अब ये कहानी बनती कैसे है, थोड़ा सा हम लोगों को जल्दी ये वाली चीज पहले बता दी जाती और कहानी बाद में आती है। होता क्या है कि जब कभी भी आप चेंज इन इंथैल्पी की बात करते हो, इंथैल्पी मतलब क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, पी इंटू
डेल्टा वी। ठीक है, ये कहानी हो जाती है। अब भाई साहब देखो यहां पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब कभी भी मैं बात करता हूं चेंज इन एंथैल्पी की, तो भैया यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि ये वैल्यू क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। अरे ये अलग नहीं मानता, अपना ही कलर चला देता है। ये होता है डेल्टा एच और ये क्या होता है, डेल्टा यू होता है। और बात सही भी है। अब देखो आप खुद सोचो कि अगर वॉल्यूम आपके पास में कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। परंतु अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपके कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बोल रहा हूं ये उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर QV इज इक्वल टू क्या होता है, CV डेल्टा टी। फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनता है, डेल्टा यू बन जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो यहां पर कि अगर आप यहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं करते हो तो इंटरनल एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी, या उसके अंदर चेंज शो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या याद रख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो प्रेशर कुकर को। ठीक है, प्रेशर कुकर की जब कभी भी बात की जाती है तो प्रेशर कुकर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, परंतु जैसे तुम उसको गर्म करते जाओगे तो वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं हो रहा है, वो लगातार आप उसको गर्म करते जा रहे हो, तो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती चली जाती है भाई साहब। तभी तो खाना बनता है, अंदर ही अंदर एनर्जी बढ़ती है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो पा रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज शो होता है। वहीं अगर प्रेशर की बात कर देता हूं तो प्रेशर को कांस्टेंट करने पर आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां पे चेंज होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। याद रख लेना प्रेशर कुकर का एग्जांपल, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो तो वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं होगा तो अंदर ही अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं ये वाले कॉन्सेप्ट की, तो प्रेशर को अगर तुमने वहां पर कांस्टेंट कर दिया है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सेम ऊपर वाले एग्जांपल के तहत ही पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी बढ़ रही है। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है तो टोटल एनर्जी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब ये हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर ही सिस्टम फूलते जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, सिस्टम फूलते जा रहा है। मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि सपोज कोई इतना सा कंटेनर है, अब ये क्या हो गया, इतना हो गया, फिर ये क्या हो गया, इतना हो गया। प्रेशर में मान के चल रहा हूं यहां पर भी 1 atm है, यहां पर भी 1 atm है और यहां पर भी 1 atm है। तीनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि सर सेम प्रेशर पे अगर वॉल्यूम बढ़ता चले जा रहा है, मतलब सर लफड़ा या घोटाला अंदर ही है, अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है जो इसके वॉल्यूम को लगातार बढ़ती चले जा रही है। और अगर ये वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहा है मतलब उसकी सिस्टम के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, और अंदर एनर्जी बढ़ना मतलब क्या, चेंज इन एंथैल्पी। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। क्लियर हो गई बात भाई साहब? तो बस रे भैया ये कहानी होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं। डेल्टा एच की अगर बात करता हूं तो डेल्टा एच क्या होता है मेरे पास में, डेल्टा एच होता है मेरे पास में सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या होता है मेरे पास में, सी वी डेल्टा टी। और यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेकर आता हूं कि सर मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो यहां पर आप लिखते हो डेल्टा एन आर टी, और चाहो तो साइड में रिलेशन यहां पर लिख देना। क्या रिलेशन लिखोगे सर, वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर जब आपने सॉल्व करा तो आपको क्या मिल चुका है, सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। कांस्टेंट होती है क्योंकि एक सिस्टम को क्लोज आपने रखा है, अंदर कांस्टेंट होती है, बाहर फेंको, परिवर्तन नहीं हो रहा है। चेंज किस में होगा, टेम्परेचर में, क्योंकि आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी क्या है, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, सब कुछ गायब। सीवी को उठाकर यहां लाओ तो क्या मिलेगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और यही वो रिलेशन होता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो यही वाली कहानी बनती है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात? चलो
और आगे गाड़ी बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी की, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे। तो इंटरनल एनर्जी की कहानी क्या है? एवरी सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, ये कहानी बोल के रखी हुई है, इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि हर एक जो सिस्टम आपके पास में प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ मैटर प्रेजेंट होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करके रखी हुई थी ना कि अगर मैं किसी भी इंसान की बात करता हूं, इंसान मतलब अपना सिस्टम हो गया है, तो किसी भी इंसान की अगर आप बात करते हो तो उस इंसान के अंदर क्या होता है? उस इंसान के अंदर खुद की एक इंटरनल एनर्जी होती है। वही बोला ना, उसके अंदर क्या होता है? कुछ मैटर, मैटर मतलब पैसा, पैसा मतलब क्या होता है? ये वाली कहानी। तो वही तो बोल के रखा, एवरी सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर भैया इसके पास में जो पैसा रखा हुआ है ना, ये पैसा कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी एनर्जी के सोर्स से आ रहा है। तो इसी को ही क्या कहा गया है? इंटरनल एनर्जी। जो तुम्हारे पास में लगातार पैसा जमा होते जा रहा है ना, वही तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। तुम्हारी इंटरनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, तुम उतना ही ज्यादा शो ऑफ कर पाओगे, सामान खरीद पाओगे। अब बात करते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी मतलब पैसा। पैसा कहीं से भी आए, काइनेटिक एनर्जी से आए, पोटेंशियल से आए, इलेक्ट्रिकल से आए या न्यूक्लियर एनर्जी से आए, कहीं से भी जब पैसा आता है, सभी पैसों को जब जोड़ दिया जाता है तो वही क्या बनती है? तुम्हारी काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये रहा इंटरनल एनर्जी। अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग। तो भाई साहब पहली बात ये है कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। भाई साहब पता ही है स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? याद हो तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वो जो खाने पीने की बात होती है कि अगर आपके पास में पैसा ज्यादा है तो आप क्या चेक करते हो? आप सारा का सारा जो फंक्शन का खाना होगा वो केटरिंग वाले को दे देते हो। ये भी वही कहानी है, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था और एंड में क्या हो रहा था। अगर आप बात करते हो कि भैया टोटल एनर्जी या फिर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? हीट के ऊपर डिपेंड करती है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए जब कभी भी हीट दी जाती है तो यही हीट डिपेंड करती है एनर्जी पे। इसके अलावा बात करता हूं इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। इसी वजह से इसको डिफाइन करते हुए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके अलावा बात की जाती है आइसोकोहरिक प्रोसेस। आइसोकोहरिक प्रोसेस में क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम आपके पास में जीरो हो जाता है। तो अगर आपके पास में चेंज इन वॉल्यूम यहां पे जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू बाय डी टी वी डी टी, ये मिल जाएगा। और इसके बाद में अगली कहानी क्या हो जाएगी? सी वी डी टी, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। हमने यहां पर रिलेशन देखा था सीपीसीवी में। सीपीसीवी में हम लोगों की ये कहानी आई थी, तो सीवी डेल्टा टी, और यहां पे भी तो वही लिख के रखा हुआ था, तो वही बात यहां पर आ चुकी है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। उसी तरह से अगर आइडियल गैस की बात करता हूं तो आइडियल गैस के अंदर डेल्टा यू बाय डेल्टा वी क्या हो जाता है? मेरे पास में जीरो हो जाता है। ठीक है, तो बस वही सारी कहानी को तो रिपीट करके रखा और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। नाउ इसके बाद बात करते हैं आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की, सॉरी थर्मोडायनेमिक के लॉ की। तो सबसे पहला होता है आपके पास में जीरोथ लॉ, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट लॉ। जीरोथ लॉ आपको क्या बोलता है? अगर तीन सिस्टम आपस में कांटेक्ट में हो, जैसे आपके पास में एक है सिस्टम ए, एक है सिस्टम बी और एक है सिस्टम सी, तो यहां क्या है? ए और सी आपस में कांटेक्ट में है, तो ए सी के कांटेक्ट में है, बी सी के कांटेक्ट में है, तो ए बी सी तीनों आपस में हो जाएंगे इक्वल रिगार्डिंग किसके? कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स है तो भैया हीट के रिगार्डिंग, आपके टेम्परेचर के रिगार्डिंग हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं बात करता हूं कि सपोज सर इसका टेम्परेचर आपके पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अगर बात करता हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और इस पे बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, ये देखो ये और ये आपस में कनेक्टेड है ना,
तो हीट यहां पर हमेशा क्या होती है, बराबर हो जाएगी। जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, बराबर हो जाएगा। रीजन, प्रकृति का एक नियम है हर किसी को इक्वल करना, यहां पर भी वही चीज हो रही है। कांटेक्ट में होने की वजह से यहां पर जो आपके पास टेम्परेचर होगा तीनों में वो क्या हो जाएगा आपके पास में, इक्वल हो जाएगा। बस यही तो हमें जीरोथ लॉ ने बोल के रखा है। नाउ बात कर लेते हैं भाई साहब फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी कांस्टेंट होती है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहां पर बात की जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर माना कि U1 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर सपोज हमारे पास में कोई एक सिस्टम रखा गया है, ठीक है, इस सिस्टम पे क्या करते हो आप, यहां पे हीट सप्लाई करते हो। भाई साहब कैसे सप्लाई होगी जरा उसको भी हम बता देते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग क्रिएटिविटी दिखाई सकते हैं भैया, उपयोग करा जाए। कहां गया कहां गया कहां गया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा, रुको इसमें आग जलाते हैं हम लोग। कहां गई आग, आग कहां गई, आग कहां गई, आग कहां गई, आग कहां गई, ये रहा। ठीक है भाई साहब, हम यहां पे आग जला देते हैं भैया। अरे दो दो कैसे हो गए, ये लो भाई साहब। ठीक है जी, यहां पर हम लोगों ने जला दी है अब आग। अब क्या होगा रे भाई, यहां पर जैसे ही आप इसके अंदर आग जलाना चालू कर दोगे तो इसको क्या मिलना चालू हो जाएगी सर, इसको हीट क्यू ट्रांसफर होना चालू हो जाएगी। तो यहां पर हीट क्यू ट्रांसफर होना चालू हो गई। अब जैसे ही आपके पास में हीट क्यू ट्रांसफर होना चालू हुई तो हम बोलेंगे इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी थी, U1। अब आपने क्या करके रखा हुआ है, इसको यहां से गर्म करना चालू करा तो क्यू नाम की हीट भी मिल गई। तो इस वजह से यहां पर ये वाली कहानी हो चुकी है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुई बात। अब मैं ये बात करता हूं कि सपोज इस पे कोई वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन को क्या मान लिया है मैंने, वर्क डन को मैंने मान लिया है W। तो अब इस रिगार्डिंग क्या हो जाएगा कि इस पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम की जो एनर्जी होगी इंटरनल वाली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, U2 में। U2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, U1 प्लस Q प्लस जो इसके अंदर वर्क डन करवाया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे भाई, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में Q प्लस W। और U2 माइनस U1 को क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि किस बात पर डिपेंड करेगी, हीट प्लस वर्क डन के ऊपर। ठीक है रे भाई साहब, ये वाली कहानी बता के रखी हुई है, दैट्स इट। यही आपके पास में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा कंजर्व्ड रहती है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी आप जान सकते हो। और यहां पर इससे आप जो वर्क डन और इससे जो कॉन्सेप्ट निकालते हो वो आपके पास में ये निकलता है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, Q प्लस W। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, इंटरनल एनर्जी के यहां पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W एक होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। दोनों में से सही कौन सा है, तो भाई साहब बहुत आसान है। अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो भाई साहब यहां पे आपके पास में ऑन द सिस्टम बात हो रही है, जो भी चीज हो रही है सिस्टम पर हो रही है। परंतु वर्क डन अगर नेगेटिव हुआ तो उसको कहा जाता है बाय द सिस्टम। एक है भाई साहब ऑन द सिस्टम, एक है बाय द सिस्टम। तो याद रखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W जब कभी भी परफॉर्म होता है तो वर्क डन सिस्टम पे करा है, नेगेटिव में वर्क डन बाय द सिस्टम। इसी वजह से यहां पर जब मैंने इसमें आग लगाई तो आग लगाने पर क्या हो रहा है कि मैं इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूं, तो इस वजह से ऑन द सिस्टम लेने की वजह से मैंने वर्क डन को क्या लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या कहानी चल रही थी। तो यही क्या रहता है मेरे पास में
फर्स्ट लॉ। अब बात कर लेते हैं भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो आपके पास में डेल्टा ई या फिर आप बोल सकते हो इसको डेल्टा यू, अभी हम लोगों ने जो देख के रखा था उसी हिसाब से मैं इसको बना देता हूं। तो ये हम लोगों को यहां पर ये बताता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है जो भी हीट दी जाती है सिस्टम को वो, प्लस जो उसके ऊपर काम किया जाता है। सिस्टम पर काम करना और सिस्टम से काम करवाना दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। परंतु यह कहानी इनवैलिड होती है फॉर ओपन सिस्टम। क्यों भैया ओपन सिस्टम पे? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट और मास दोनों का एक्सचेंज होता है, तो वहां पर चीजें कांस्टेंट नहीं रह पाती हैं। नाउ बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सिस्टम। जैसा अभी पहली बात करी थी, ओपन सिस्टम के लिए इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पर हीट और मास का ट्रांसफर डायरेक्ट होता है। क्लोज सिस्टम पर वैलिड होता है इन विच सिस्टम इज at rest or moving with the constant velocity in absence of external field। कोई भी बाहर से आपको कुछ इसमें उंगली नहीं करना है, क्योंकि क्लोज सिस्टम अगर होगा तो एक बंद कंटेनर के अंदर ही सारा का सारा मैटर प्रेजेंट होगा और उसी पर आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। नाउ थर्ड पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी चेंजेस विथ वेलोसिटी एंड एलिवेशन ऑफ द सिस्टम आर नॉट कंसिडर इन द इंटरनल एनर्जी चेंजेस ऑफ सिस्टम। मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके पास मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में चेंजेस होते हैं विथ वेलोसिटी, मतलब जब तुम इसको गर्म करोगे तो ऑब्वियस बात है ना भाई, इधर उधर भाग दौड़ करेंगे पार्टिकल्स, एंड एलिवेशन ऑफ द सिस्टम आर नॉट कंसिडर इन इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम। ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे किसके अंदर, इन इंटरनल इंटर एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कहानी किसके अंदर हो रही है, आपके पास में क्लोज सिस्टम के अंदर ही हो रही है। ठीक है भैया, ये वाले पॉइंट के बाद में अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या आता है भाई, इंथैल्पी। इंथैल्पी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये क्या कहलाता है मेरे पास में, इंथैल्पी कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब ये क्या कहानी है भाई साहब, H हमारे पास में इंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी है, पीवी हमारे पास में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है मेरे पास में वर्क डन। ये क्या होता है, वर्क डन। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्क डन कहां हो रहा है, ऑन द सिस्टम बाय गैसेस। ठीक है, गैसेस के अंदर ये काम हो रहा है ना, इसलिए तो पीवी आया है। प्रेशर और वॉल्यूम की बात की गई है। अगर मैं यहां पर चेंज बताता हूं तो चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी इंटू पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज दिखाता है। अब देखो, अगर मेरे पास में प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो चेंज किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे। प्रेशर आपके पास में कांस्टेंट कब हो जाएगा, जब आपके पास में जो प्रोसेस होगी वो हो जाएगी आइसोबारिक। ठीक है, अगर आपके पास में आइसोबारिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। और कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू पी के। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो सिर्फ ये वाली कहानी रहेगी। क्यों कहानी हुई सर, आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई चेंज नहीं हो रहा वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर वैल्यू जीरो हो जाएगी तो चेंज इन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ हीट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। इसको यहां पर मुझे लिखना चाहिए था तो ज्यादा और अच्छा लग जाता। किसको, इसको। कांस्टेंट प्रेशर की जब कभी बात की जाती है तो वो क्या कहानी बनाता है, आइसोबारिक प्रोसेस बनाता है। ठीक है भैया, ऐसा है। ये देखो दिख रहा है डी इंटू पीवी, तो डीपी ही अगर जीरो हो गया तो ये सारी वैल्यू हमारे पास में जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है। डब्ल्यू आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है भैया, चलें आगे बढ़ें। अगली कहानी, अगला हमारे पास में इंथैल्पी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंथैल्पी भी फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। चेंज इन इंथैल्पी की जब कभी बात की जाती है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt, ये कहानी हो जाती है। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और dh इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा पी इंटू dt। ये वाली कहानी वही है रे,
और कुछ भी नहीं है। और अगर इंथैल्पी में जब आप चेंज निकालते हो तो ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी डेल्टा टी, ये वाली कहानी हो जाती है। पर भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपके पास में चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाता है तो जीरो प्रेशर पे वॉल्यूम अगर लगातार बढ़ते जा रहा है तो चेंज किस में शो होगा, एंथैल्पी में शो होगा। ठीक है, किस में शो होगा, एंथैल्पी में शो हो जाएगा। मतलब यह है कि भाई साहब आप ये बोल रहे हो कि आपके ऊपर लगातार सामने वाला बंदा कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए। एक वो देखा इस वेब सीरीज, वो फैमिली मैन में क्या होता है, जो सीजन 2 रहता है उसके अंदर श्रीकांत एक वो आईटी कंपनी में जाता है जॉब करने के लिए, कॉन्स्टेंटली वो बंदा उस पर प्रेशर लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, और बोलता जाता है कि तुमको ये काम करने के लिए बोला था, तुमने काम नहीं करा, तुमने काम नहीं करा। तो लगातार जो कांस्टेंट प्रेशर उसके ऊपर बन रहा था, उसका रिजल्ट देखने को क्या मिलता है, वो उसको बकायदा पहले बोलता है कि भैया मेरे केबिन में आओ करके, उसका बॉस क्या बोलता है, केबिन में आओ। केबिन में जाकर श्रीकांत क्या करता है, फट जाता है भैया, उसका वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सर उसके अंदर जो उसकी इंथैल्पी थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि सामने वाला कॉन्स्टेंटली उसको प्रेशराइज कर रहा था। तो कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज करने की वजह से उसके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उठता है, उठ के बॉस को चाटा मार देता है, वो बोलता है कि रख ले भाई अपनी नौकरी, मुझे नौकरी वगैरह नहीं करनी। तो इस कॉन्सेप्ट से या इस एग्जांपल से याद रख सकते हो कि यहां पर ये वैल्यू होती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर लगाते जाओगे तो कहीं ना कहीं इंसान फटेगा। फटने से पहले क्या होगा, उसकी इंथैल्पी में चेंज आएगा, उसको गुस्सा आना चालू हो जाएगा। और अगर वही मैं आइडियल गैस के रिगार्डिंग करता हूं तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, जस्ट ये वैल्यू जीरो हो जाती है और डेल्टा एच स्टिल सीपी डीटी ही बनाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए और आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के। ठीक है, ठीक है जी, देखो क्या रिलेशन बन के आता है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, प्रेशर और वॉल्यूम की कहानी है। तो भैया जी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे बात करी थी और वो बात ये निकल कर आई थी कि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जस्ट वैल्यू को उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट करते हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा एन, और एन आपके पास में ऑब्वियस बात है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किस पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है आपके पास आइडियल गैस पे। ठीक है जी, किस पे अप्लाई होता है, आइडियल गैस पर ये अप्लाई होता है। आइडियल गैस पर अप्लाई होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, इस वजह से मैंने Ng लिख दिया है। R आइडियल गैस कांस्टेंट है, R बाहर गया और क्या बच जाएगा मेरे पास में, डेल्टा टी। तो एक सिंपल सा रिलेशन बन जाता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस Ng R डेल्टा टी। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, वन शॉट है, फटाफट काम करना है। अगला बात करते हैं चेंज इन इंथैल्पीज की। तो भैया चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन टोटल इंथैल्पी डिपेंड करता है सम ऑफ ऑल इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ ऑल इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए भाई, सम मतलब सबमेशन। तो ये जो P है ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है प्रोडक्ट को, आर डिनोट करता है हमारे पास रिएक्टेंट को। तो भाई साहब वही कहानी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दो कैटेगरी होती है, पहला होता है आपके पास में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसका मतलब होता है 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे जो भी एंथैल्पी में चेंज होता है या टोटल एनर्जी में चेंज होता है उसके रिगार्डिंग बात की जाती है। फिर आता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जब कभी भी बात की जाती है तो भैया अब यहां से कई सारी एंथैल्पीज निकलना चालू हो जाएंगी। पहली तीन एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। क्या क्या मतलब होगा, अगर मैं बात करता हूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, तो फ्यूजन में क्या हो जाएगा कि सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में फ्यूज हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया मतलब वेपराइज हो गया। और सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैस में, तो इसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और खास बात यहां पर यह है
कि इन सभी के अंदर जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो कैसी रहेगी। भाई साहब ध्यान दो कि सॉलिड को जब आप हीट दोगे, गर्मी दोगे, तो गर्मी देने पर ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो चेंज इन इंथैल्पी यहां पर कैसी हो जाएगी भाई साहब हमारे पास में पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है वो सिस्टम को दी जा रही है, सिस्टम को एनर्जी देने की वजह से ये कहानी बन रही है। ठीक है भाई साहब, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब आपके पास में फॉर्मेशन हो रहा है किसी नए मॉलिक्यूल का, देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या आ रहा है मेरे पास में H2O आ रहा है, और साथ ही साथ में क्या बन रहा है H2O लिक्विड फॉर्म पे। चेंज इन इंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव आ रही है। क्यों नेगेटिव आ रही भाई साहब यहां पे, सर आसान है, गैसेस जो होती हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ज्यादा एनर्जी की वजह से जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो जैसे उसमें से एनर्जी खींच लोगे तो उनका इधर उधर भागना या मोशन करना रुक जाएगा और जो गैसेस होंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कृपया इस बात का ध्यान दिया जाए कि चेंज ऑन इंथैल्पी आपके पास में होता है वो कैसे आएगी रे भाई, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि गैसों में से हीट निकालकर उसको स्टेबलाइज लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। या इसका एक और फॉर्म होता है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था तो उसको गर्म करा, गर्म करने पर दो मॉलिक्यूल निकले, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई साहब, ये दो मॉलिक्यूल निकले, चेंज इन इंथैल्पी कैसा आया है, पॉजिटिव आया। क्यों, क्योंकि सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को तुमने गर्म करा है। तो जब भी सिस्टम को एनर्जी दोगे तो वो इंथैल्पी पॉजिटिव होगी, जब भी सिस्टम से एनर्जी लोगे तो इंथैल्पी नेगेटिव होगी। नाउ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब क्या, आग लगा देना। तो भाई साहब आपके पास में क्या था, 4 कार्बन है, तो क्या होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर गर्म करा, गर्म करने पर हुआ क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में निकल गया, ये सॉरी कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कहानी थी, ये कहानी क्या बोलता है, ये कहानी बोलता है कि चेंज इन इंथैल्पी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल सही। कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है भाई साहब, कंबशन का मतलब होता है जलना। तो यहां पर जब आप इसको जलाते हो तो इसको जलाने पर इसके बॉन्ड ब्रेकडाउन होकर नया बॉन्ड मिलता है आपके पास में। और देखो हर किसी में फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी इंथैल्पी फेस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एग्जांपल होता है। तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसी आई है भैया, नेगेटिव। एटमाइजेशन, एटमाइजेशन में क्या होता है कि एक पूरा मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होते चले जाता है। आपके पास में CH4 मीथेन गैस है जो कि कन्वर्ट हुआ कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में। कैसे हुआ होगा सर, ऑब्वियस बात है कि आपने यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करा है। ठीक है, क्या करके रखा हुआ है, यहां पे बॉन्ड को तोड़ा है। परंतु जो बॉन्ड को तोड़ा है तो तोड़ने के बाद आपको यहां पर क्या मिलके रखा हुआ है, एटम मिलके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट गलत है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर इसको ऐसा करना है। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ H आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपने बॉन्ड तो तोड़ा, परंतु बॉन्ड तोड़कर क्या करा है, एटम के एजिट एटम के फॉर्म पे उसको लेकर आ गए। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगले बात करते हैं 7वें नंबर पे, इसे कहा जाता है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी भैया दो तरह की होती है, एक होती है भाई साहब आपके पास में डिसोसिएशन और एक होता है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। कृपया यहां पर कोई ये ना बोले कि सर दो इंथैल्पी होती है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वो बात नहीं होगी। एसोसिएशन ऑलरेडी आप देख चुके हो जहां पर आपने अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करा था। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होता है सर, बॉन्ड डिसोसिएशन पे क्या होगा, जब आपके पास में H2 गैस था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2H में कन्वर्ट हो गया, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जहां आपने सिमिलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करके रखा है, ब्रेक डाउन करके रखा है और इतनी एनर्जी यहां से निकली। वही मैं बात करता हूं मीन बॉन्ड इंथैल्पी की। तो मीन बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अगर आप मीथेन गैस को तोड़ते हो, ठीक है, उसको प्रॉपर एटम तक
कन्वर्ट कर देते हो। तो यहां आपको देखने को क्या मिला, जब CH4 में से पहला हाइड्रोजन तोड़ा तो इतनी एनर्जी थी, दूसरा तोड़ा तो इतनी, तीसरा तोड़ा तो इतनी, चौथा तोड़ा तो इतनी। तो यहां पर ये बोलते हैं कि बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के अगर सारे के सारे आपने बॉन्ड को यहां पर ब्रेक कर दिया, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में जो टोटल आपके पास में अलग अलग स्टेप में इसका इंथैल्पी आया था उसको ऐड करो, जितनी स्टेप थी उससे डिवाइड कर दो, तो उसको क्या कहा जाता है मीन बॉन्ड इंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास में होता है लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी या लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, जब कभी भी, ध्यान रखना छोटा सा पॉइंट यहां पर है, जब कभी भी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को आप ब्रेक डाउन करते हो तो सॉलिड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करते टाइम पर, यह क्या है हमारे पास में, इसको कहा जाता है गैसियस आयन। तो 1 मोल सॉलिड जो आपके पास रहता है उसको आपने एनर्जी दी, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करा और ब्रेक उस लेवल तक करा कि सॉलिड जो होता है अपने गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है, लैटिस इंथैल्पी कहा जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज लैटिस इंथैल्पी या लैटिस इंथैल्पी। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड को या 1 मोल ऑफ आपके पास जो भी कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करना है एनर्जी देकर, और कहां तक ब्रेक डाउन करना है, उसके आयनिक स्टेट तक जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहा जाता है लैटिस इंथैल्पी। ये एग्जांपल कहां से निकलता है, ये एग्जांपल आपके पास में निकलता है इससे, इसे क्या कहा गया है, बॉर्न हैबल साइकिल कहा जाता है। ठीक है भैया जी, जरा नाम लिख दें इसका, इसको क्या कहा गया है, इसे कहा गया है बॉर्न हैबर साइकिल। स्पेसिफिकली ये NaCl के लिए है। तो देखो भाई साहब क्या हुआ है, आपके पास में यहां पर NaCl सॉलिड स्टेट में रखा हुआ था, अब यहां पर इसको अलग अलग स्टेप पे लेकर आए और कहां तक गए हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तक गए हैं। तो यहां से यहां तक जाने में जो एंटायर आपको एनर्जी लगी है उसी को क्या कहा जाता है, लैटिस इंथैल्पी। ये जो अलग अलग, अच्छा हो क्या रहा है, एक्चुअली अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एनर्जी लग रही है, जैसे सॉलिड और ये गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां पे क्या बना रहे हैं, सब्लिमेशन। यहां पर क्या बना रहे हैं, आयनाइजेशन। यहां पर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। यहां बना रहे हैं गेन इंथैल्पी। तो इतने सारे के अंदर जो आपके पास में सभी का एक एंड रिजल्ट होगा उसी को ही क्या कहा जाता है, लैटिस इंथैल्पी या फिर लैटिस इंथैल्पी। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। ध्यान रखना 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप उसके आयनिक और गैसियस आयन वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हो तो दैट इज नोन एज लैटिस इंथैल्पी। नाउ अब बात कर लेते हैं भैया सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाती है तो उसके पहले यह पता होना चाहिए कि व्हाई वी नीड सेकंड लॉ। तो भाई साहब जरा समझें सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। सेकंड लॉ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब फर्स्ट लॉ की बात की गई तो फर्स्ट लॉ यह बोलता है कि जितना भी आपके पास में यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी को नहीं आप बना सकते हो, नहीं मिटा सकते हो, सारे के सारे आपके पास में क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। परंतु अब एक चीज यहां पर देखी गई, अगर यूनिवर्स में सारी की सारी एनर्जी कंजर्व्ड है तो यह पाया गया कि जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाया जाता है तो यह केमिकल रिएक्शन अपने एक स्पेशल डायरेक्शन पर ही मूव करती है। ठीक है, क्या करती है, स्पेशल डायरेक्शन पे ही मूव करती है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को मैं परफॉर्म करवाता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे N2+3H2 का फॉर्मेशन करना है तो N2+3H2 के फॉर्मेशन पे मुझे क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मिल जाती है। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि सर यहां पर यही क्यों मिल रहा है।
अगर फर्स्ट लॉ बोलता है कि सारी एनर्जी कंजर्व्ड है तो आप यहां से जो भी चाहे वो बना सकते हो, परंतु यही क्यों बन रहा है? तो ये एक ऑब्जेक्शन उठाया गया। तो इस ऑब्जेक्शन को जब उठाया गया तो इस बारे में यह पता चला कि भैया फर्स्ट लॉ तो इस बात को नहीं समझा सकता, क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलता है सब कुछ क्या है, कंजर्व्ड है, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है हर किसी केमिकल रिएक्शन के। तो इसी वजह से सेकंड लॉ पे बनाया गया, और सेकंड लॉ को दो लोगों ने समझाया। पहले आया क्लाउजियस, जिसने क्लाउजियस स्टेटमेंट दिया जिसमें यह बोलता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल होज सोल रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर। मतलब क्या है भैया, यह बोलता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लो टेम्परेचर से जो हीट है वो हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो जाए। हीट मतलब क्यों, ये कभी भी नहीं होता है। जरा इसको रेड पेन से काटते हैं तो काटने में ज्यादा अच्छा भी लगेगा, ऐसा ऐसा ये इसने बोल के रखा हुआ था, ठीक है। परंतु ये भी पॉसिबल है, हमेशा लो टेम्परेचर से आप हाई टेम्परेचर पर भी जा सकते हो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उस पे भी आएंगे। सेकंड चीज होती है केल्विन का स्टेटमेंट। केल्विन ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोल के रखा हुआ था, केल्विन बोलता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिसीवर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू वर्क। यहां पर यह बोलता है भाई रिसीवर आ गया है, या आप यहां पर इसको और अच्छे से बोलते हो कि भैया ये क्या है, ये एक ऐसा सोर्स है जो कि क्या करता है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। आप रिसीवर से खींच रहे हो, मतलब ऐसा है आप ये मान के चलो कि एक बंदा है जिसके पास पैसा नहीं है, तुम उससे पैसे निकालने की बात करते हो। आज तो भैया पैसा ही पैसा चलेगा, पूरा पैसा ही पैसा चलेगा थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि भैया जो भी कॉन्सेप्ट होता है पैसों की गर्मी के रिगार्डिंग होता है। तो यहां पर यह बोलता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप क्या कर सको, रिसीवर से हीट को एब्जॉर्ब कर सको, और अगर आपने मानो कर भी लिया तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो आपने जो हीट वहां पर ली है उसका आप 100% वर्क डन कर पाओ। मतलब क्या, अब सुनो शांति से, हमने क्या बोल के रखा हुआ है, हम एक चीज समझते हैं। आसपास के एटमॉस्फेयर में एक बंदा है साहूकार, ठीक है। अब वो क्या करता है, लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। अब किसी ने ब्याज पर पैसे लिए, वो नहीं चुका पाया, ठीक है। अब जब वो नहीं चुका पाया तो जो ये साहूकार है वो क्या करता है, उसके सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास में रख लेगा, ठीक है। वो क्या कर लेगा, सारी प्रॉपर्टी अपने पास में रख लेगा। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई साहूकार ने जरूरत से ज्यादा ब्याज लगाकर सामने वाले को पैसा दिया, तो ऑब्वियस बात है सामने वाला तो लुट जाएगा। अब जब वो लुट जाएगा तो वो क्या करता है, वो बद्दुआएं देता है। वो बोलता है कि भाई तूने मेरा पैसा तो ले लिया, पर जीवन भर तू क्या होगा, तड़पता रहेगा, कभी भी तेरा काम पूरा नहीं होगा, कभी भी तू सुख से नहीं जी पाएगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह का है, जहां पर केल्विन ये बोलता है कि पहली बात तो रिसीवर से हीट लेना या जो रिसीवर से एनर्जी लेना मुश्किल है या इम्पॉसिबल ही है, मान लो नियरली, परंतु ले भी लिया तो उसमें कभी भी आप 100% वर्क में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ये दो स्टेटमेंट थे, परंतु इन दो स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन निकल कर आता है हीट इंजन। और हीट इंजन के रिगार्डिंग क्या होता है भाई साहब, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में जो आपके पास में होता है, कहां गया पेन, हीट इंजन। हीट इंजन आपके पास में एक्चुअल में एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यहां पर सेकंड लॉ को ध्यान में रखते हुए काम करती है। कलर कहां गया, जरा कलर बदल लें हम लोग, ठीक है, ये लीजिए जी, कलर बदल लिया जाए। अब देखो भाई साहब, हीट इंजन एक्चुअल में क्या होता है, घरों के अंदर जितने भी आपके पास में जो फ्रिज या फिर जिसे कहा जाता है रेफ्रिजरेटर्स रखे जाते हैं, वो इस हीट इंजन के ऊपर ही काम करते हैं। हीट इंजन में टोटल आपके पास में क्या होता है, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, और बीच में क्या होता है भाई साहब, जिसपे वर्क किया जा रहा है। तो सोर्स, सिंक और जहां पर सब्सटेंस और इसके ऊपर किया जाता है वर्क, जो सोर्स होता है उसे रिसीवर कहा जाएगा,
अब देखो भाई साहब, यहां पर अगर कहीं इंजन बन रहा है, कोई डिवाइस बन रही है, तो इंजन या डिवाइस पे हम लोगों को चेक करनी पड़ती है इफिशियंसी, कि यहां पे ये एक्चुअल में कितना इफिशियंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है इफिशियंसी का, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट वर्क अपॉन में इनपुट हीट। ठीक है जी, मतलब यहां से कितनी इस पर हीट आ रही है जिससे कि ये वर्क डन कर रहा है। तो क्या कहानी आएगी रे भाई, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, जिसको बोलेंगे हम Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब यहां पर हो क्या रहा है, आपने कितना काम करा, कैसे पता चलेगा, हीट में जो चेंज होगा, तो जो भी आपके पास हीट में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वही तो वर्क डन बताएगा, अपॉन में जो यहां पर इनपुटेड हीट होगी। इनपुट हीट कितनी थी रे भाई, ऊपर सोर्स पे Q1, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, सॉल्व कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, यहां पर अगर इसको दोनों के ही डिनोमिनेटर पे लेकर जाओगे तो Q1 बाय Q1 हो जाएगा। इतना तो तुम लोग का आता है रे, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है रे भाई, ये कहानी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा आपके पास में ईटा। तो बस ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये कहानी हो जाएगी। बोलो भैया क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि इफिशियंसी की जब कभी भी बात करते हो, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर ईटा या जो मेरा इंजन है वो 100% इफिशियंट है, तो 100% इफिशियंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर वैल्यू 1 लानी पड़ेगी। वैल्यू 1 कब आ सकती है, वैल्यू 1 तब आ सकती है जब तुम ये बोलो कि तुम 100 रुपए मार्केट में लेकर गए थे और 100 रुपए का तुम एग्जैक्ट सामान खरीद के लेकर आ गए। अब जैसे तुमको ये बोला जाएगा, तुम बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, 100 रुपए मार्केट में लेकर गए और 100 रुपए का सामान खरीदा, परंतु तुमने ये नहीं सोचा कि वो 100 रुपए का जो सामान था एक्चुअल में क्या उसकी कॉस्ट 100 रुपए थी, है उसकी कॉस्ट 100 रुपए नहीं थी भाई। वो जिस दुकान से खरीदा उस दुकान वाले ने अपना खर्चा निकाला होगा, वो दुकान तक जहां से मैन्युफैक्चर करके आया होगा उसने अपना खर्चा निकाला होगा, जो वहां पर उस सामान को बनाते टाइम पे रॉ मटेरियल लिया होगा उसमें अपना खर्चा निकाला होगा। मतलब सब लोग अपना खर्चा निकालते निकालते, जैसे शार्क टैंक में बोलते हैं ना कि भैया ये बताओ जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उस पे कितने % का तुम प्राइस मार्जिन लेकर चलते हो, तो लोग बोलते हैं ना सर 60% का, तो मेरा तो दिमाग ही हिल जाता है, तब जाके मेरा दिमाग हिल जाता है। सामने वाला आता है बोले भैया 500 रुपए का सामान है, 600 रुपए का सामान है और बोले 60% का मार्जिन है। मतलब तुम खुद सोचो, 500 रुपए का सामान है, 60% का मार्जिन निकाल कर चल रहा है, तो भैया सामान कितने का निकल कर आ रहा है आपके पास में, सामान की कॉस्ट असल में 200 रुपए है, 200 रुपए का सामान तुमको आते आते 500 रुपए का पड़ जा रहा है, तो भैया इसमें तुम कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए मार्केट में लेकर गया था और 100 रुपए का सामान खरीद रहा हूं। तो इसी वजह से याद रखना, 100% इफिशियंसी की जब कभी भी बात की जाती है तो 100% इफिशियंसी हमेशा कब आती है, यह आती है जब कभी भी सिचुएशन आपके पास में कैसी होती है, आइडियल होती है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब अगली कहानी आती है हमारे पास में एंट्रोपी या फिर अव्यवस्था या फिर डिसऑर्डरनेस, या फिर हम लोग इसको एक और नाम बोलते हैं कि एंट्रोपी का मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब कभी भी मेजर करना होता है अव्यवस्था को, ठीक है, क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, एक एस और लगा लो भाई साहब। अब जरा समझो, ठीक है, क्या कहानी होती समझना जरा। होता यह है कि अगर मैं कहीं पर भी ऐसी बात करता हूं कि बोले भैया यार सब कुछ बढ़िया बढ़िया जमा के रखा हुआ है, सब कुछ ऐसा है वैसा है, तो वहां पर क्या बोले जाएगा कि भैया ये व्यक्ति बहुत स्टेबल है। परंतु अगर तुम लोगों ने एक बात यहां पर नोटिस करी होगी कि कोई भी साइंटिस्ट जो रहते हैं इन रियलिटी, कभी उनके जितने भी जो वो रहते हैं ना, उनकी लैब जो होती है, उनके कभी फोटो देखना। एक तो वो टीवी पिक्चर वाले दिखाते हैं, वो तो उल्लू के पट्टे गधे होने, टीवी पिक्चर वाले क्या करते हैं, ऐसे बेवकूफ हैं, लैब को ऐसा दिखाते भैया कितनी साफ सुथरी लैब है, सब कुछ कितना व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ है। रियलिटी में उन अनपढ़ लोगों ने अगर कभी जाकर देखा हो कि लैब कैसी होती, उनको समझ में आ जाएगा
जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वहां पर लैब इतनी ज्यादा मैसी होती है, इतनी ज्यादा खराब बिगड़ी हुई अवस्था में होती है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, वहां पर आपके पास में क्या हो जाता है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होती है। और जहां एंट्रोपी हाई होती है, रिएक्टिविटी भी वहीं से निकल कर आती है। कभी भी एक बात का ध्यान रखना कि ऐसी लैब जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा व्यवस्थित होती है, वो किसी काम की भी नहीं होती है। ठीक है, वहां कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता, इसी वजह से वो लैब इतनी ज्यादा खराब होती है। वहीं पर जहां पर बिखरी हुई जो लैब होती है तो वहां पर एंट्रोपी हाई होती है, रिजल्ट भी तभी निकलता है। जैसे कि तुम लोग की किताबें, मैथ्स वाले सर मेरे बोला करते थे कि भैया तुम एक किताब में जीवन बिता देते हो, जब तक एक जो किताब पढ़ते हो उसमें तुम्हारे मार्कर नहीं चले हुए हैं, लाइटर्स नहीं चले हुए हैं, किताबों की हालत खराब नहीं हो गई है, तब तक पता ही नहीं चलता कि कोई आउटकम आया है। क्योंकि तुम जितना ज्यादा बार किताब पढ़ते हो उतनी ज्यादा बार क्या होती चली जाती है, वो चीजें अव्यवस्थित होती चली जाती है, डिसऑर्डर्ड होती चली जाती हैं। तो ऐसी कुछ कहानी यहां पर भी आती है। तो रिगार्डिंग जब कभी भी एंट्रोपी की बात करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब कभी भी हाई एंट्रोपी को पजेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड कंडीशन में है। जब कभी भी वो अपने अरेंजमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि कितना डिस्टर्ब होते हैं, तो ये कितना डिस्टर्ब की कहानी क्या कहलाती है, एंट्रोपी या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। कोई कितना बिगड़ा हुआ है, कितना अव्यवस्थित है, इसे जानने के लिए या मेजर करने के लिए एंट्रोपी का सहारा लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं एंट्रोपी की, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी, ये वाली कहानी होती है। क्यू मतलब क्या हो जाएगा, हीट, टी मतलब क्या हो जाएगा भैया, टी मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा भाई साहब, ये टेम्परेचर टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब यहां पर क्या कहानी होती है, कहानी यहां पे बहुत सिंपल सी है। जितनी ज्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज्यादा ही आपको यहां पर क्या शो होगा, आपको यहां पर एंट्रोपी शो होती चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जितना ज्यादा क्या बढ़ती चले जाएगा, हीट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा एंट्रोपी शो होती जाएगी। कैसे होगी, ये इजी है रे, का लफड़ा है भाई। देखो होता क्या है, तुमने हमेशा देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन जनरली तब परफॉर्म होती है जब आप उसको गर्म करते हो। हीट जैसे ही प्रोवाइड करते हो तो ये हीट मिलती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि एंट्रोपी जितनी ज्यादा हाई होती चली जाएगी, जितना ज्यादा आप उसको गर्म करते जाओगे, उतना ही ज्यादा वहां एंट्रोपी क्रिएट होगी। और एंट्रोपी जितनी ज्यादा क्रिएट होगी तो उससे आउटकम भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यह कहानी होती है। इसीलिए पता है एक बात बहुत ज्यादा गोल्डन वर्ड्स है, वो गोल्डन वर्ड्स ये हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में अव्यवस्था या एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। और जितना ज्यादा इस यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें नए नए आउटकम्स देखने को मिलेंगे। जैसे हर थोड़े दिनों में तुमको देखने को मिलता है ना कि भैया यहां से कुछ नई चीज ढूंढ ली, वहां पर वो नेबुला ढूंढी, तो वहां पर ये ढूंढा, यहां पर ये ढूंढा, यहां पर इवेंट होराइजन हम लोगों को पता चला फलान ठिकाना। तो यहां पर भी यही कहानी होती है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो उससे नए नए आउटकम्स भी हमें मिलते चले जाएंगे। इसी बात पर अगर कहा जाए टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स, इन दो बातों पे ये डिपेंड करता है। अगर कोई पूछता है सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या रहती है, चेंज इन एंट्रोपी वही आपके पास में सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन दिस। और यहां पर एक बात का ध्यान रखना, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम और सराउंडिंग में एंट्रोपी का जो यहां पे चेंज होता है उसका सम कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी आती है हमारे पास में गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी की। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या कि भैया तुरंत काम होना। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, तुरंत काम होना। कैसे यहां पर क्रिएट होगा भाई, देखो बहुत आसान सी एक चीज बोली है
गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने यह बोल के रखा हुआ था कि भैया अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास में परफॉर्म होती है तो उसके परफॉर्म होते टाइम पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी एंट्रोपी हाई होनी चाहिए। एंट्रोपी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही ज्यादा यहां पे आपको क्या देखने को मिलता चले जाएगा, वहां रिएक्शन या एक आउटकम देखने को मिलता जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे छोटी सी मैं चीज आपको समझा देता हूं। देखो आप लोगों ने ये देख के रखा हुआ है, जरा मैं स्क्रीन चेंज कर दूं, चलो आज इसमें ही पढ़ते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इधर पर ले लेते हैं हम लोग रेड कलर और इधर पर ले लेते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी होगी, जब कभी भी आप गैस की बात करते हो तो गैसों के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है। गैसों के अंदर क्या खास प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा एक रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, एक रैंडम मोशन पे होते हैं या फिर काफी ज्यादा रैंडम रहते हैं। अब होता क्या है कि इस रैंडमनेस की वजह से ही जब कभी भी आप बात करते हो एयर की, तो एयर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस आसानी से मिल जाती हैं। N2, H2, O2, CO2 प्लस डॉट 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 सारी गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो भैया यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि गैसों के मॉलिक्यूल में रैंडमनेस ज्यादा है, मतलब इनकी एंट्रोपी ज्यादा है, और एंट्रोपी के ज्यादा होने की वजह से यहां पर जब इनका से एयर बनता है तो ये एयर के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो ऐसी कहानी होती है। ठीक है रे भाई, तो उसी बात पे गिब्स ने हम लोगों को एक यहां पे रिलेशन बताया था। गिब्स ने यहां पर यह रिलेशन बताया कि भाई साहब लार्ज टिप ग्रीन कलर, गिब्स ने यहां पर यह बताया कि भैया गिब्स की जो फ्री एनर्जी है वो इक्वल होती है H माइनस टी डेल्टा एस के, जहां पर H हमारे पास इंथैल्पी है, T हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा S हमारे पास में क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो गिब्स एनर्जी सिस्टम डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। और ये अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि डेल्टा S जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, तुमको ये वाली कहानी पता है ना, ये वाली अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख के रखी हुई थी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग से ही सारी कहानी बनती है, तो यहां पर भी वही चीज है कि आपने क्या करके रखा है, टोटल एंट्रोपी क्या होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, तो बस आप क्या कर दोगे, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही कहानी बन जाएगी। इससे आपके पास में क्या जनरेट होती है, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी हमेशा क्या करना है, आपको ग्रेटर देन जीरो लेकर आना है। जब कभी भी स्पॉन्टेनिटी ग्रेटर देन जीरो होगी मतलब रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। और एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हमेशा कहां निकल कर आती है, जितनी भी आपके पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हाई होने की वजह से वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसी बात पे तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आने वाले हैं। सबसे आईएमपी पॉइंट से भैया यहां पे जो आपके पास चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है वो तीन तरीके से दिखाया जाएगा। एक होता है डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई साहब, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो गया, जो तुरंत चालू नहीं हो सके। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी हो जाएगी, जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। अगर बात करते हैं डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये कहां पर आता है, ये आता है आपके पास में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, जितनी भी आपके पास में इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं दे आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और इसके बाद बात करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, जब कभी भी ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है भैया, कहां आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमारे पास में या चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। और जी के लिए जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है ना, तो उसके लिए आपके पास में एक रिलेशन भी होता है रिगार्डिंग गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैसियस सिस्टम, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का आर टी लॉग के। परंतु ये एल जो है ये क्या बताता है, लॉग टू दी बेस ई को बताता है। तो ये वाली कहानी है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भाई साहब, इस चैप्टर का सबसे आखिरी वाला पार्ट जो कि होता है आपके पास में थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होती है प्योर क्रिस्टलाइन सिस्टम की, वो अप्रोचेस टू जीरो। मतलब क्या, मतलब क्या,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो, अरे कहां चला गया भाई, ये तो अलग ही कहानी हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बोला जाता है आपके पास 0 केल्विन। इतने कम टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर की पूरी हीट खत्म कर दी। जब भी आप इसकी पूरी हीट को खत्म कर दोगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे स्टेबल हो जाएंगे। और आप खुद बताओ, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा तो भैया वो क्यों ही रिएक्शन करेगा, वो क्या ही काम करेगा। तो यही तो बोल के रखा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी और प्योर क्रिस्टलाइन सिस्टम अप्रोचेस जीरो। क्यों? क्योंकि सर इतने टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। अगर स्टेबल हो गया तो इसका मतलब जो इसकी एंट्रोपी है ये एंट्रोपी क्या हो चुकी है, जीरो। क्योंकि भाई साहब आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा ऐसा स्टेबल है कि उसको आप मालूम है कुछ करो या ना करो हर महीने उसको लाख रुपए मिल जाने हैं, ठीक है, तो क्या होगा जब उसको फ्री फोकट के लाख रुपए मिलेंगे तो वो मेहनत ही क्यों करेगा। तो यहां पर भी वही कहानी चलती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, एंट्रोपी के रिगार्डिंग ये घटना होती है। तो ध्यान रखना, थर्ड लॉ ने सिंपल सी बात करी है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सभी मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं, एंट्रोपी हो जाती है जीरो, जिस वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसी पर ही भैया वो वाला स्टेट्स ऑफ मैटर का बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन के रखा हुआ है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा गया है, इस टेम्परेचर पे अगर कोई मॉलिक्यूल आता है तो वो मॉलिक्यूल अपनी रिएक्टिविटी को पूरी तरह से लूज कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो रिएक्टिविटी को अपने लूज कर देगा वो क्या हो जाता है, सुपर सॉलिड में बनकर रह जाता है। ठीक है भाई साहब, थर्ड लॉ में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, कहानी बहुत सारी है परंतु डिटेल्ड वीडियो की बात अलग रहती है। वन शॉट में काम काम की चीजों को हम लोगों को डिस्कस करना है। और एक और बहुत ज्यादा आपके पास में इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर जनरेट होता है, वो पार्ट आपके पास में ये रहता है कि भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, फिजिक्स वाले पार्ट में और काफी कुछ है, केमिस्ट्री में उससे कम आता है। फोकस करो एनसीईआरटी के अंदर कि वहां पर कितना दिया गया है, उसी हिसाब से पढ़ना है रे चीजों को आपको। ठीक है भैया, चलो तो इसी बात पे फटाफट से अब लेक्चर तो हो चुका है हमारे पास में ये एंड, और साथ ही साथ में चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं करा आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, साथ ही साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। सो इसी बात के साथ में करता हूं मैं इस लेक्चर को एंड, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।